चीन और ताइवान के तनाव के चलते लगातार पांचवें दिन की तेजी पर लगा ब्रेक। निफ्टी 70 पॉइंट गिरकर 17,300 के नीचे फिसला। दिग्गजों के मुकाबले मिड कैप स्मॉल कैप में ज्यादा दबाव। आईटी को छोड़ के सभी सेक्टर लाल निशान में। शुक्रवार को आने वाली पॉलिसी से पहले रेट सेंसिटिव शेयरों में कमजोरी। बैंक, ऑटो, रियल एस्टेट शेयर पिटे। सीएनबीसी आवाज से बोले जानकार, 1/4 से 0.5% रेपो रेट घटा सकता है रिजर्व बैंक। ब्लॉक डील के बाद जोमेटो में करीब 5% का नुकसान। उबर बीवी ने कंपनी में अपना हिस्सा बेचा। करीब 3,900 करोड़ रुपए में हुई ब्लॉक डील। कैबिनेट और सीसीईए की बैठक जारी। गन्ने की एफआरपी 15 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा सकती है सरकार। इस बार 10% की बजाय 10.25% रिकवरी पर तय हो सकता है एफआरपी। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। पतंजलि फूड्स, अदानी विल्मर के शेयरों में दबाव के साथ कारोबार। सरकार दोबारा खाद्य के तेल के दाम घटाने का दे सकती है निर्देश। आज अहम बैठक। सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। और निफ्टी कंपनी ब्रिटानिया कल पेश करेगी तिमाही नतीजे। आय 10% बढ़ने का अनुमान, 2% वॉल्यूम ग्रोथ की उम्मीद। वहीं अदानी, बीएचईएल, गेल समेत वायदा की 13 कंपनियों के भी कल आएंगे नतीजे। अदानी से प्रोड्यूसर मतलब था अदानी एंटरप्राइजेस के कल नंबर्स आने, लेकिन कल भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैवी डे हमारे सामने होगा। उस पर आगे आऊंगा, कैलेंडर भी समझाऊंगा आप लोगों को। लेकिन हम पहले तो आप सबका कमाई का अड्डा में स्वागत है। आप सबको गुड आफ्टरनून। और दिखाइए भाई, शुरुआत में ही निफ्टी पहले स्क्रीन पर 0.3% की कमजोरी के साथ भारतीय बाजार इस समय कामकाज करते हुए 55-60 अंकों की कमजोरी पर। अच्छा हुआ क्या? शुरुआत अच्छी हुई थी भारतीय बाजार। तमाम कंसर्न्स के बीच, कंसर्न्स क्या थे? वो जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स, वो ताइवान जो फोकस में आया, यूएस चाइना के स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप का कंसर्न, उन सब के बावजूद शुरुआत अच्छी हुई पर उसके बाद फिसले। तो एक समय भारतीय बाजार थे 40 पॉइंट ऊपर। निफ्टी रखिएगा स्क्रीन पर, 40 पॉइंट ऊपर वाला निफ्टी स्लिप होकर पहुंच गया 120 पॉइंट नीचे। आज दिन के लोज बने 17,225 के, पर अब वो 17,225 के लोज, वो 120 पॉइंट दबाव वाला निफ्टी 50-60 अंक की ही कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है। यानी कि दिन के लोज से आधी रिकवरी के साथ, हल्की सुस्ती, हल्की कमजोरी के साथ इस समय कामकाज होता हुआ। निफ्टी बैंक एक शेड वीकर है, 0.5% की कमजोरी के साथ अभी भी वहां पे कामकाज होता हुआ, 200 अंकों का दबाव। तो रिकवरी आई है, लेकिन उस तरह की मीनिंगफुल रिकवरी नहीं आई जितनी निफ्टी में आपने वो रिकवरी आती हुई देखी। एक समय निफ्टी बैंक 325 अंक दबाव में था और अभी भी 200-225 अंक के आसपास कमजोरी। तो 100 पॉइंट के आसपास की रिकवरी जरूर दिन के लोज से, लेकिन 37,800 के आसपास के जोन्स पर इस समय कामकाज। यूएस के फ्यूचर्स इस समय मिला जुला कामकाज कर रहे हैं। यूरोप के तीनों इंपॉर्टेंट बेंचमार्क कैकडेक्स और फुटसी मिला जुला ट्रेड कर रहे हैं, हरे और लाल के बीच में झूलते हुए आपको नजर आएंगे। ये देखिए, यूएस भी हरे और लाल के बीच में झूलता हुआ फ्लैटिश नोट पे, मिक्स सेशन। यूरोप में मिला जुला कामकाज हो रहा है, वो भी आपकी स्क्रीन पे फायर कर देंगे डायरेक्टर साहब, ये देखिए। और एशिया में भी लाइकवाइज जो मार्केट्स बंद हुए हैं, बंद होने की कगार पे, इसी तरह का मिला जुला कामकाज अक्रॉस द ग्लोब देखने को मिल रहा है। और हम भी हल्के रेंज में वोलेटिलिटी के साथ, थोड़ी सुस्ती, थोड़ी नरमी के साथ कामकाज कर रहे हैं। पर अच्छा, मैं आगे बढ़ूं, आज के शो को टीज करूं, सब कुछ बताऊं आपको, उससे पहले एक काम करते हैं। अच्छा, इस बीच कैबिनेट की बैठक खत्म। लक्ष्मण ने खैर पहले हेड्स अप दे दिया था आप लोगों को सीएनबीसी आवाज पे सबसे पहले कि शुगर के फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस, एफआरपी पे शायद फैसला हो सकता है, बढ़ाया जा सकता है। देखते हैं जो भी आउटकम आएगा, लक्ष्मण आई एम श्योर सबसे पहले आपके सामने प्रेजेंट कर देंगे। लेकिन वीरू की सुबह की कमेंट्री और बाजार देखिए। एक काम कर सकते हैं, निफ्टी की चाल रखिएगा आज दिन की, और वीरू की वो बेस और रेजिस्टेंस वाली प्लेट। तो निफ्टी का या तो इंट्राडे चार्ट ही रख दीजिए, वही काफी मेरे लिए। वीरू वो रेजिस्टेंस पॉकेट हिट करी, वो 385 का जोन, हमारी वो रेजिस्टेंस पॉकेट 383 के आसपास की थी, वहीं से शुरू हो रही थी। एग्जैक्टली प्रिसाइसली रेजिस्टेंस पॉकेट हिट करने के बाद कूल ऑफ हुए
और अब वो 17,217 के आसपास के जो बेस है उसको रिस्पेक्ट करके वापस हम थोड़ा सा ट्रैक्शन, थोड़ा मोमेंटम, तो वो डिफाइंड मार्कर्स उसी ट्रेजेक्टरी में आज दिन भर का सेशन वही हाइज और लोज लगाता हुआ भारतीय बाजार। लेकिन आप 2 बजे एक्सपायरी से एक दिन पहले आमतौर पर हम एक्सपेक्ट करते हैं आखिरी का 1.5 घंटा थोड़ा सा एक्टिविटी वाला, वोलेटिलिटी पिकअप होगी, कुछ मूव्स एक्सपायरी रिलेटेड अब लिए जाते हैं। तो कैसा पोजीशन लग रहा है बाजार इस समय? निफ्टी से शुरुआत करी जाए। जी हाँ, देखिए आशीष बिल्कुल सही कहा आपने। 2 पॉइंट्स थे हमारे आज। एक्यूट स्ट्रेंथ तब आएगी जब आप रेजिस्टेंस 1 यानी 383 को बाइसेक्ट करेंगे, 17,383 को। वो बाइसेक्ट नहीं हुआ, ट्रेड उसके ऊपर बनता है, या फिर आप डिप्स पे बाय कीजिएगा। फर्स्ट बेस जो है याद रखिएगा वो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। कल भी आशीष इसी बेस ने रिवॉर्ड दिया था, एग्जैक्टली यही बेस था। मैं कहूंगा कि अगर आपने वो सुबह के बेस पर ट्रेड लिया है और 230, 240, 250 के रेंज पर अगर आपने ट्रेड लिया है तो स्टे कमिटेड, मतलब लॉन्ग रहिए। एक लॉन्ग की रेंज थी आशीष 220, 230, 240, और एक रेंज की है एक्यूट स्ट्रेंथ बाय ट्रेड की, वो है 383 के ऊपर। 383 के ऊपर 431 तक का स्विंग है। लेकिन अगर आपने लॉन्ग किया है ना आशीष, पहला मत खुल के ही यही है कि होल्ड दैट। अभी आपको चांसेस हैं कि 350, 360 का लेवल नजर आए। मेरे मुताबिक मैं इस सेटअप के बीच में ट्रेड कर रहा होता तो कम से कम अपने सुबह के ट्रेड को, लॉन्ग के ट्रेड को 350, 360 के जोन के लिए लॉन्ग रखता, ज्यादा नहीं, 350, 360। नई तेजी मतलब कहने का मतलब आशीष है कि 350, 360 की ट्रेजेक्टरी में एग्जिट कर जाइएगा अगर आपके पास लॉन्ग है। उसके ऊपर की तेजी तब बनेगी जब हम 383 मॉर्निंग हाइज 385 उसको ढंग से काटेंगे, तब जाके फ्रेश स्ट्रेंथ आएगी। लेकिन अदरवाइज आशीष ये लग रहा है कि निफ्टी ने मंथली एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अपनी रेंज अडॉप्ट कर ली है, जिसका बेस है 17,200, वो जहां पे सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग थी, और 17,400 और 500 जहां पे सबसे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग खड़ी है। अभी अगर आप इस वक्त के स्टैट्स को देखें ना आशीष, तो आपको नजर आएगा किस तरीके से कॉल राइटर्स ने और पुट राइटर्स ने अपने आप को ग्रिप कर लिया। डायरेक्टर साहब प्लीज लिखे आइए वो कॉल्स और पुट्स, 3 स्ट्राइक्स, 3 पुट्स और 3 कॉल्स लेके आइएगा। आपकी स्क्रीन पे वो आ रही हैं आशीष। इसको देख के आपको एक क्लियर कट सेंस मिल जाएगा कि निफ्टी एक ट्रेजेक्टरी में ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है, और उस ट्रेजेक्टरी में बेस हमेशा काम करेगा और बेस हमेशा रिवॉर्ड देगा। आपकी स्क्रीन पे देखिए कैसे कॉल राइटर्स 72 लाख, 64 लाख, 52 लाख के हैं, और नीचे पुट राइटर्स के पास कन्विक्शन कम है 17,200 पे, बट स्टिल याद रखिएगा करीब 80 लाख पुट खड़ी हैं। और देखिए बात करते करते आशीष निफ्टी अभी 17,310 पे आ गया। तो अगर आपने सुबह लॉन्ग किया था तो 350, 360 की ट्रेजेक्टरी के लिए जाइए, वहां जाके एग्जिट कर जाइएगा। मोटे तौर पे आशीष मेरे को निफ्टी में आज के लिए एक रेंज नजर आ रही है जिसका बेस है 220 और ऊपर का रेजिस्टेंस है 383, 385। 385 जब कटेगा तभी अगर आप देखें नेक्स्ट लेग या फिर नए ट्रेडिंग जोन की बात करेंगे, उससे पहले नहीं आशीष। बहुत बढ़िया, ये हो गई निफ्टी की स्ट्रैटेजी इस समय। लेकिन हर टिक के साथ रिकवरी तूल पकड़ती हुई, एक्सपायरी से पहले के मूव्स अब बनते हुए, अब सेशन इंटरेस्टिंग होगा। एक्सपर्ट्स का बढ़िया पैनल आपके साथ जुड़ता हुआ नजर आएगा। इन्हीं से जानेंगे अब ये अगर मूव्स बनने हैं तो कौन से वो स्टॉक्स हैं जिनके थ्रू इस मूव्स को इनकैश किया जाए। स्क्रीन पे पूरा पैनल रेडी, और आगे हम लोग आज कॉर्पोरेट स्कैन में वो जो चर्चा कर रहे थे ना, किताबें बनाने वाली, बुक्स पब्लिशर, नवनीत एजुकेशन, बहुत अच्छे नंबर्स आ गए। तो नंबर्स पे भाई गणेश गाला साहब, मैजिक डायरेक्टर, इनसे बातचीत होनी है आज। वो 2:30 पे तो खैर हम लेकर आएंगे वो क्या चल रहा है, तो यतिन और सुमित कुछ इंटरेस्टिंग डोप्स लेकर आएंगे क्या चल रहा है में। और आगे आज के जो मार्केट बिग वॉइसेस में investmentilliteracy.com की कुंज बंसल साहब भी जुड़ने वाले हैं, तो बंसल साहब से भी मार्केट्स पे ट्रेजेक्टरी पर बातचीत होगी। ये सब आगे की कहानी। पहले वीरू से जान लिया जाए निफ्टी बैंक। वीरू, निफ्टी बैंक का कैसा प्लेस नजर आता है आज? थोड़ी सी वीकनेस, अच्छे मूव्स के बाद कंसोलिडेशन, वीकनेस देखने को मिल रही है। अब क्या करा जाए? आज 200 पॉइंट के दबाव के बीच 737, 850 के आसपास की ट्रेजेक्टरी पर कामकाज। देखिए आशीष, अभी मैं वीकनेस शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा। मैं ये जो चीज बहुत चल चुकी है वो आगे और चलने से पहले, अभी तक ये आंकड़े ये कह रहे हैं कि आप वो कह सकते हैं कि फर्दर चलने से पहले शायद 2 कदम पीछे आई है।
मतलब 4 कदम चलने से पहले अगर आप देखें 2 कदम पीछे आना, ये अच्छा होता है। सुबह आपको याद होगा आशीष हमारी क्या बात हुई थी कि जैसे कि निफ्टी के केस में हमने 2 बात की, आइदर टेक इट अबव 385 और बाय द डिप्स अराउंड 220। यही बात हमारी निफ्टी बैंक पे हुई थी। या तो 38,040 38,050 की ट्रेजेक्ट्री के ऊपर जब आप कॉल राइटर्स के जोन के ऊपर ट्रेड करने लगे तो बाय कीजिएगा, अदरवाइज फर्स्ट बेस निफ्टी बैंक का वो आता है करीब करीब 37,614 और 445, उसके आसपास मिले तो लीजिएगा। बेस वही है आशीष, वहां से एक पुल बैक है। पहली बात तो यह है कि अगर आपने बेस के नजदीक खरीदा है और अगर आप बैंक निफ्टी के कल के भी लॉन्ग्स लेके बैठे हैं तो बेस 1 को रिस्पेक्ट कीजिए और बेस 1 जब तक है लॉन्ग्स को होल्ड करिए और सुबह का अगर आपने डिप बाय किया है तो लेट्स होल्ड दैट एज वेल। अभी चांसेस हैं आशीष कि हम एक बार फिर से 37,950 या फिर 38,000 की ट्रेजेक्ट्री को टेस्ट करें, छुएं, मेरे को लगता है पोटेंशियल। तो अब आप इस वक्त के कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स के स्टैट्स देखिए। डॉक्टर साहब प्लीज लिखे आइए वो 6 स्लाइड्स और वो कॉल्स और पुट्स के स्टैट्स। वहां पे आशीष आपको दिखेगा कि 38,000, 38,100, 38,200 का कॉल राइटर है और नीचे पुट राइटर है 37,500 पे, 600 पे और 400 पे। ये 3 स्ट्राइक्स पर अगर आप देखें पुट राइटर्स ने एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप ले रखी है। ये देखिए 38,000 पे 50 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है, जो कि 25 लाख इंटरडे में जुड़ी है और 37,500 की पुट में देखिए आशीष 34 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है, 600 पे 16 लाख का। तो मोटे तौर पे आशीष अब आप इस गेम को समझ लीजिए कि बोथ इंडस्ट्रीज, दोनों ही निफ्टी और निफ्टी बैंक एज पर द ऑप्शन स्टैट्स कल के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, जिसमें ऊपर 17,400-500 पे कॉल राइटर है, नीचे 17,200 पे पुट राइटर है एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। नीचे 37,500 पे पुट राइटर है, 38,000 पे कॉल राइटर है। इस रेंज को प्ले कीजिए अगर आप एक इंडेक्स ट्रेडर हैं। लेकिन ठीक 2:09 से लेकर शायद कल तक आशीष बेटर रिवॉर्ड स्टॉक फ्यूचर्स दें, ये लगता है इस डेटा को देखने के बाद। बट स्टिल अगर आपने आज डिप को बाय किया है तो होल्ड रखिए, शायद ये क्लोजिंग इंटरेस्टिंग होगी आपके लिए। अभी कुछ और लेके आएगी ये क्लोजिंग इंडेक्स ट्रेडर के लिए आशीष। तो भाई क्लोजिंग बिल्कुल, और आमतौर पर वेडनेसडे को हम मूव्स देखते भी हैं, तो देखते हैं अब आखिरी का सेशन कैसा पैन आउट होता है। अच्छा, टॉप कॉल्स लूं इस समय की, उससे पहले वो जो कैबिनेट की बैठक खत्म हुई है, क्या क्या निकल के आ रहा है उस पर लक्ष्मण जुड़ते हुए। लक्ष्मण, सब कुछ शुगर केन रिलेटेड या कुछ और भी, और हुआ है क्या क्या हुआ? देखिए, 2 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। एक पर्यावरण से जुड़ा हुआ प्रस्ताव है और दूसरा चीनी से जुड़ा हुआ प्रस्ताव है। तो चीनी से जुड़ा हुआ प्रस्ताव ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार ने यहाँ पे चीनी के मद्देनजर गन्ने की एफआरपी बढ़ाने का फैसला लिया है। गन्ने की एफआरपी का मतलब ये हुआ कि किसान जब गन्ना लेके जाएंगे अपनी चीनी मिल पर तो चीनी मिल उनको कितना पैसा देंगी। तो यहाँ पे सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और एफआरपी बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। हालांकि औपचारिक सूचना अभी तक नहीं दी गई है कि कितनी एफआरपी बढ़ाई गई है, लेकिन सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक एफआरपी 15 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाने का प्रस्ताव था और जो अभी 205 रुपए है उसे बढ़ाकर 305 रुपए, 290 रुपए है उसे बढ़ाकर 305 रुपए प्रति क्विंटल करने का प्रस्ताव था। लेकिन खास बात यह है कि इस बार जो प्रस्ताव गया था जिसको मंजूरी मिली है कैबिनेट की तरफ से, उसमें एफआरपी जिस आधार पर तय किया था उस आधार को बदला गया है, जिसको रिकवरी कहते हैं। पहले 10% रिकवरी पे होता था, अब 10.25% रिकवरी पे ये एफआरपी रखने का प्रस्ताव रखा गया था। अब कुछ ही देर में औपचारिक जानकारी भी इसकी संसद की माफी चाहूंगा कैबिनेट की तरफ से दी जाएगी। तो बेसिकली ऐसा तो नहीं है कि गन्ने की इस बार रिकवरी ज्यादा होगी, 10 का 10.25 होगा तो दाम भी ज्यादा दे दो, इस लॉजिक से चल रहे हैं क्या? बिल्कुल ऐसे ही चल रहे हैं, क्योंकि देखने में हेडलाइन में ये हुआ कि एफआरपी हमने 15 रुपए बढ़ा दिया, अगर इस प्रस्ताव को हूबहू ऐसे ही मंजूरी मिली है तो, और इसमें रिकवरी बढ़ा दिया आपने, तो इससे नेट ये हुआ कि चीनी मिलों को 15 रुपए का असर नहीं पड़ेगा। चीनी मिलों को कैलकुलेट करें तो 7-8 रुपए का असर पड़ेगा। और यही वजह कि चीनी मिल इस प्रस्ताव के पक्ष में रही है, इनकी कभी आलोचना भी नहीं की, खुश भी थी कि चलिए एफआरपी बढ़ा रहे हैं। क्योंकि रिकवरी बढ़ जाने से क्या होता है कि चीनी ज्यादा मिलेगी तो जाहिर तौर में ज्यादा पैसे देंगे। सिर्फ पुराने चीनी के आधार पर हम पैसे नहीं बढ़ा रहे हैं, तो इस वजह से ये सबके लिए अच्छा सिचुएशन माना जा रहा है। और वैसे चीनी मिलों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है यूपी सरकार जो तय करती है स्टेट एडवाइज प्राइस, और क्योंकि मेरे ख्याल से इन टैंडम मूव करेंगी सरकार, दोनों जगह सेम ही है गवर्नमेंट, है ना, तो अज्यूम करके चलो कि स्टेट एडवाइज प्राइस भी फिर इवेंचुअली यूपी सरकार बढ़ाती हुई नजर आएगी, है ना? बहुत ऑब्वियस हो जाएगा ये।
ये एसएपी जो होता है, दरअसल सरकार जब एफआरपी बढ़ाती है उसके ऊपर राज्य सरकारें जैसे उत्तर प्रदेश हो गई, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, ये लोग एफआरपी बढ़ाती हैं, लेकिन मोटे तौर पर उसी अनुपात में बढ़ती है। हाँ, अगर कोई विशेष हालात हो, जैसे चुनाव आने वाला हो, तब आप देखेंगे कि वहां पे ये लोग ज्यादा बढ़ाएंगे। तो ये एक राजनीति भी होती है, लेकिन अभी मुझे नहीं लगता है कि उत्तर प्रदेश में या महाराष्ट्र में कोई चुनाव आने वाला है, तो एफआरपी भी जो रीजनेबल होगा वही बढ़ाया जाएगा। ठीक बात लक्ष्मण, थैंक यू सो मच। तो जो बड़ा प्रपोजल, और इस बात को लक्ष्मण ने मेंशन भी कर रखा था कि ये होने वाला है, और मोस्ट लाइकली कैबिनेट ने इसी बात की मंजूरी दी है। राहुल शर्मा साहब, इस चीनी के आज के मूव्स को बलरामपुर चीनी के थ्रू समझ लेते हैं, कैसा प्लेस नजर आता है भाई? 5% कमजोरी दिन के लोज पे ये स्टॉक, अब खराब खबर तो है ही इन चीनी मिलों के लिए। जी हाँ, देखिए ओवरऑल शुगर स्टॉक्स की अगर हम बात करें तो एक अच्छा रिकवरी रिवर्सल चल रहा था शुगर स्टॉक्स के अंदर। आज के दिन डेफिनेटली बलरामपुर चीनी में जो हिट लगा है, तकरीबन 9% शॉर्ट्स ऐड हुए हैं, और साथ ही में एक तरह से बेरिश एंगल्फिंग कैंडल यहाँ पर बन गया है। और जो सारे शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस, यानी कि 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 200 दिन, सारे के सारे एवरेजेस तोड़कर स्टॉक ने एक तरह से जो स्ट्रक्चर है उसको जरूर बिगाड़ा है यहाँ पर। तो मेरे हिसाब से ये जो पेन है थोड़ा और चलेगा। अगर लेवल्स की अगर हम बात करें तो 350 पे बलरामपुर चीनी का एक सॉलिड बेस है। आई थिंक वो बेस टेस्ट करने जा सकता है। इमीडिएट बेसिस पर एक छोटा सपोर्ट 375 पर जरूर है, लेकिन जो हिसाब से आज लोअर बिल्टअप है और जो आज कैंडल बनी है, मेरे हिसाब से कल के सेशन में ये लेवल टूटता हुआ दिख सकता है, और 350 के आसपास आई थिंक कुछ एक तरह से स्टेबिलिटी स्टॉक को मिलनी चाहिए। तो बायस और एक तरह से सेटअप दोनों के दोनों यहाँ पर बेरिश दिखाई देते हैं बलरामपुर चीनी में। बायस और सेटअप दोनों कमजोर, 350 तक इवेंचुअल शट टारगेट्स हो तो अच्छी खासी कमजोरी, आज भी अच्छा खासा दबाव है और कमजोरी शायद बढ़ती हुई नजर आए। लेकिन अब 2 बजे के वो जो टॉप ट्रेड्स है उनको अब पहले ले लिया जाए। निफ्टी बैंक पे बहुत बढ़िया तरीके से वीरू से चर्चा हो चुकी है, अब कौन से स्टॉक्स डाल पर रखने हैं। लाइए टॉप ट्रेड्स को स्टिंग तो दिखाइएगा, और क्विकली शुरुआत गाबा सर के साथ कर रहा हूं। गाबा सर, गुड आफ्टरनून। गाबा सर, आज का टॉप ट्रेड का, आज का क्या मतलब, दोपहर का टॉप ट्रेड कौन सा है? मेरे ख्याल से आज का जो टॉप ट्रेड होगा दोपहर का टीसीएस होगा। इसमें लगता है कि एक अपूर्ण मिलना चाहिए, टीसीएस में तेजी दिखा रहा है। अपसाइड टारगेट, एक स्टॉप लगाना चाहिए करीब 3315 का, अपसाइड करीब 3400 की पॉसिबिलिटी है। अप मोड पे है, बाय मोड पर है, थोड़ी एक पुश की जरूरत है टीसीएस में। ओके, टीसीएस आपका बाय ट्रेड है, लेकिन आज एक बात आपको इस मंच पर स्वीकारनी पड़ेगी कि आज टीसीएस सुबह राजेश सतपुते का बाय कॉल था, और बहुत ही इनवर्स सर्कमस्टेंसेस में। याद रखिएगा, कभी कभी जब मेहमान कॉल देते हैं तो हमें भी लगता है जनाब कि ये कॉल क्यों है। राजेश सतपुते जी, आप बधाई के पात्र हैं। बहुत क्लियर कट मैंडेटेड चार्ट नहीं था वो, बट स्टिल आपने बाय कॉल लिया। बहुत, मैं इनफैक्ट पूरे दिन उसी को नोटिस कर रहा था, बहुत अच्छी कॉल थी ये। अब प्रकाश सर ने ले लिया है आपसे वो कॉल, अब बताइए आपकी फ्रेश कॉल क्या है? वीरेंद्र जी, देखिए, जैसे कि मेरे सुबह की कमेंट्री थी कि प्रोबेबली निफ्टी थोड़ा सबड्यूड, लेकिन आईटी स्ट्रॉन्ग, तो आईटी के साथ ही चिपका रहूंगा। टेक महिंद्रा मेरा नेक्स्ट कॉल रहेगा। टेक महिंद्रा देखिए 1050 के आसपास है, 1040, 1050 ये इसका जोन है जहां पे आपको बाय करना है। स्टॉप लॉस 1025 का होगा, और जो टारगेट टेक महिंद्रा का ऑन शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम दिखता है वो रहेगा 1100, 1120 का। सो रिस्क हार्डली 20 रुपए का है और रिवॉर्ड कम से कम 60 रुपीज का बनता है। तो मुझे लगता है टेक महिंद्रा एक अच्छा पिक होगा। टेक महिंद्रा अगर आप देखें, आपको एक अच्छा पिक नजर आ रहा है आपकी स्क्रीन पे। आईटी में मूव भी है, कुछ देर में मैं आपको इसका जो ओआई है वो क्लासीफाई करके बताऊंगा कि कितना टेक महिंद्रा टीसीएस में हुआ। राजेश सतपुते की कॉल होगी। मानस जी, आपकी कन्विक्शन कॉल क्या होगी, कैसे अप्रोच कर रहे हैं अपने ट्रेड को? देखिए, जो कन्विक्शन कॉल है वो कैश सेगमेंट से कॉल है और पेटीएम पे बाय रिकमेंडेशन है। पेटीएम में अगर आप देखिए तो हाई टॉप हायर बटन का कंफर्मेशन हो गया। 760 का जो हर्डल था पेटीएम ने उसको ब्रीच किया है, वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। अब मैं समझता हूँ कि स्टॉक कम से कम 50-60 रुपए का अपूर्ण देगा, तो पेटीएम में करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए 769 के स्टॉप लॉस से 850 के टारगेट के लिए। ओके, मुबारक हो जनाब। एशियन ये पेटीएम पे एक लॉन्ग कॉल आई है जमाने बाद। अगर आप देखिए, आई थिंक ये सेकंड कॉल है जब मैं अपने खुद के करियर में इस पे कोई बाय कॉल देख रहा हूँ। जरा प्लीज़ लेके आइए इस स्टॉक को, और इसका ज़रा लॉन्गर टर्म चार्ट लेके आइएगा, और आपको देख के नज़र आएगा कि भाई वाकई
800 रुपये का प्राइस इसने हिट किया है और फर्स्ट टाइम एवर आई मीन पोस्ट 25 मार्च 2022 अब इसने कोई रेजिस्टेंस पार किया है। आशीष, मैंने पिछले लगभग 4 महीने में ये दूसरी बार बाय कॉल देखी है पेटीएम पर और यकीन मानिए एवरेजेस के सेटअप पर पहली बार पेटीएम अच्छा लग रहा है। आशीष, मैं रिकलेक्ट नहीं कर पा रहा, आप सही कह रहे हो, पिछली बार भी ऐसी हुआ था कि ये पहली बार बाय कॉल आई, किसने दी थी मुझे याद नहीं आ रहा, मुझे लग रहा है निर्मल बंग से आई थी या पता नहीं किसकी टेक्निकल एनालिस्ट से आई थी, लेकिन हाँ वो पेटीएम पे एक बाय कॉल आई थी और आज हाँ लेकिन हाँ मेरी शीट पे पहली बार अपीयर हो रहा है योर 197 कम्युनिकेशन इज अ डे हाई, फर्स्ट टाइम एवर। हाँ वो गौरांग सर बैठे न्यू एज टेक्नोलॉजी कंपनीज पे चले, आज सुबह जोमेटो रडार पे था और आप आ गया भाई पेटीएम। राहुल शर्मा साहब से कुछ देर बाद हमें वो 4 का चौके का पहला मैं टीजर भी दे दूं आप लोगों को, वो सस्ता ऑप्शन लेने जा रहा हूं, लेकिन अभी तो खैर इस समय का टॉप ट्रेड। राहुल जी कौन सा स्टॉक? जी हाँ, देखिए आईटी स्टॉक्स में आउट परफॉर्मेंस है और जो मिड कैप आईटी है हमें लगता है कि यहाँ से एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकता है। जो आईटी इंडेक्स है वो मंथली, डेली, वीकली सारे टाइम स्केल्स पर रिवर्सल दे चुका है और मुझे लगता है कि यहाँ पर हमें फोकस करना चाहिए एम्फसिस पर। एम्फसिस में ओपन इंटरेस्ट तकरीबन काफी महीनों के हाइस पर चल रहा है और स्टॉक अपने 10 और 20 दिन के मूविंग एवरेजेस के ऊपर निकल चुका है। मेरे हिसाब से यहाँ पर आपको पोजिशनली 2700 से लेकर 2850 तक की जगह बननी चाहिए। एक महीने भर का टाइम फ्रेम रहेगा, एक इन्वेस्टमेंट कॉल है, डिलीवरी में बाय करके चलिए इसको। और अगर आप फ्यूचर्स में लेना चाहते हैं तो 1 मंथ का टाइम होराइजन रखिए। मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको 2070 के स्टॉप लॉस से बाय करना चाहिए और यहाँ पर तकरीबन एक 15 से 20% की अपसाइड आपको बनते हुए दिखती है। तो हमारा टॉपिक है एम्फसिस आईटी पैक में से। कुल ठीक, और आईटी आज स्टैंड आउट करता हुआ आईटी इंडेक्स प्लीज स्क्रीन पे लेकर आएगा। और वाकई सतपे साहब ने सुबह कहा था ये आज मैं कॉन्ट्रा कॉल लेके चल रहा हूँ। टीसीएस के बाद एचसीएल टेक आया था रडार पे और अभी फिर से एक आईटी स्टॉक टेक महिंद्रा, सारे दिग्गज धीरे धीरे करके समेटते जा रहे हैं और आईटी आज बहुत बढ़िया मूव देता हुआ। और हम इस समय एम्फसिस, इस समय टेक महिंद्रा, इस समय टीसीएस के अब फ्रेश ट्रेड्स राइड करते हुए और पेटीएम पे मानस बुलिश। लेकिन गौरांग सर, जियोजीत पे आप लोग रडार पे कोई स्टॉक आप लोग क्या एक्यूमुलेट कर रहे हो? अच्छे मूव ऑलरेडी दिखा दिए बाजार ने, पर फंडामेंटली अभी भी कुछ निबलिंग चल रही है क्या? धन्यवाद आशीष आपका और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। तो एफएमसीजी क्षेत्र में से एक दक्षिण भारत स्थापित कंपनी है जिसका नाम है ज्योति लैबोरेटरीज। मेरे ख्याल से इस कंपनी का जिक्र ज़्यादा होता नहीं है, लेकिन जो नतीजे इन्होंने पेश किए हैं इस तिमाही में, तो हमारी खरीदारी की राय तो काफ़ी से समय पहले थी, लेकिन नतीजों को देखने के बाद हमने इसके जो लक्ष्य हैं वो ऊपर के तरफ खींचे हैं और लक्ष्य करीबन 220 का हमने किया है। मौजूदा स्तर मेरे ख्याल से 170-75 के आसपास होगा जब पिछली बारी मेरी नज़र पड़ी थी। तो काफ़ी सक्षम कंपनी है और कारोबार की रणनीति पूर्ण भारतवर्ष में फैलाने की इनकी कोशिश जारी है और ज़मीनी स्तर पर काफ़ी कुछ काम भी किया है। और जो आंकड़े आए थे हमें लग रहा है कि आने वाले आंकड़े इससे भी बेहतर होंगे। इस करके ज्योति लैबोरेटरीज पर हमने 220 का लक्ष्य थाना है। ओके, ज्योति लैब पे आपने 220 का लक्ष्य। चार्ट भी रखी ब्यूटीफुली प्लेस्ड है, जैसे गौरंग जी ने टिप्पणी करी इस चार्ट के बारे में देख भी रहा था। आई थिंक बहुत होमवर्क किया है इसने और CY 2021-22 का अगर आप देखेंगे 7 मंथ इसने एक रेंज में गुजारे हैं, लेकिन अब रेंज के हायर लेवल्स को बार बार टेस्ट करता हुआ इनफैक्ट बीते 2 हफ्ते में यानी 20 जुलाई से लेके अब तक इसने मल्टीपल टाइम्स इस लेवल को स्ट्राइक किया है 173 को। मैं एक प्लीज डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे लेके आइएगा बर्जर पेंट्स और एक बार आप रखिएगा ब्रेंट का भाव। और देखिए कल भी बर्जर पेंट्स का जो मूव था वो बहुत अच्छा था। अभी स्टॉक एक चलना शुरू हुआ, एक स्विंग आया। और एशियन पेंट्स को भी रखिएगा। एशियन पेंट्स क्या कर रहा है, ये करीब 3410 पे ट्रेड करता हुआ। राहुल जी, दोनों ही स्टॉक्स काफ़ी स्ट्रांग हैं और इनफैक्ट मैं एक बार अगर आज का बिल्डअप देखूं, ब्रेंट भी रखिएगा, इट्स 99.54। आई थिंक एक कंफर्टेबल सिचुएशन है इन दोनों स्टॉक्स के लिए। और मैं इस बास्केट में जाता हूं, जरा एक बार एफएमसीजी बास्केट का OI चेक करते हैं। यस, एशियन पेंट्स में आज लॉन्ग बिल्डअप हुआ है 1% का, बर्जर पेंट्स में नहीं है। याद रखिएगा बर्जर पेंट्स में शॉर्ट कवर हो रहा है। राहुल जी, इट्स 3410 और इस बार लग रहा है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल रखता है एशियन पेंट्स वो अपना प्रीवियस हाई रीगेन करने की। और आप देखिए इस वक्त 3410 पे। राहुल जी, फ्यूचर्स पे आपका टेक क्या है?
और कोई अगर ऑप्शन ट्रेड आपके पास हो एशियन पेंट्स पे, क्योंकि स्लाइटली ओवरबॉट ट्रैजेक्टरी में स्लिप हो रहा है ये स्टॉक, कोई ऑप्शन ट्रेड आपके पास है इसमें? जी हाँ वीरेंद्र जी, देखिए मेरे हिसाब से एशियन पेंट्स का जो पेंट का भंडार है उसमें से लाल रंग गायब हो गया है। 15 जुलाई के बाद में लगातार ग्रीन पे ग्रीन कैंडल्स यहाँ पर बनते हुए दिख रहे हैं। कोई चैलेंज नहीं है यहाँ पर, कोई किसी प्रकार का कोई दुविधा नहीं है और स्टॉक एक तरह से काफी अच्छी स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ते हुए जा रहा है। जब स्टॉक ऐसे मूड में हो, आई थिंक यहाँ पर ज्यादा छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। सिंपली एक टाइट स्टॉप लॉस लगाकर इस मोमेंटम को राइड करे। जहां तक ऑप्शंस की बात आती है, देखिए 3450 का जो कॉल ऑप्शन है, 3450 का कॉल ऑप्शन अभी ट्रेड कर रहा है तकरीबन 74 रुपए के आसपास। इसे बाय कीजिए, छोटा स्टॉप लॉस लगाइए इसमें 60 रुपए का, और मुझे लगता है कि ये मोमेंटम में ये पूरा का पूरा यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकता है। मेरा टारगेट रहेगा 100 रुपए का ऑप्शन के अंदर। और जो हिसाब से एशियन पेंट्स का सेटअप है, मेरे हिसाब से जो आपने कहा कि इसका जो प्रीवियस हाई था जनवरी का तकरीबन 3600 के आसपास का, आई थिंक इस सीरीज में उसे वहां तक बढ़ने की पूरा दमखम रखता है। तो मोमेंटम के हिसाब से आई थिंक 3450 का कॉल ऑप्शन बाय कीजिए, छोटा स्टॉप लॉस लगाइए, टाइट स्टॉप लॉस लगाइए और मोमेंटम में पार्टिसिपेट किया जा सकता है 100 के टारगेट के लिए। जैम, और देखिए आपके बोलते बोलते राहुल जी, आपकी टिप्पणी करते करते, ये कौन सा ऑप्शन है? 3450 का 74.90 पे ट्रेड करता हुआ 100 का लक्ष्य आपने दिया है, और बात करते करते 3410 से स्पॉट भी अगर आप देखें 3420 हो गया। फोर्स है जनाब, यहाँ पर फोर्स है। लेकिन ये तो बात हो गई यहाँ पर एशियन पेंट्स के ऑप्शन की, और आपकी स्क्रीन पर ये ऑप्शन 7490 पे ट्रेड कर रहा है। एक सेकेंड, 3450 ट्रेडिंग एट 7490। चलते हैं अब आज हमारे चार का चौका के सेगमेंट में, और आज का पहला सस्ता ऑप्शन ये इनफैक्ट राहुल जी के सौजन्य से ही आएगा। बताइए राहुल जी, क्या पिक किया है आपने और किसको चेस करना चाहिए इस वक्त? जी हाँ, देखिए जहां तक सस्ते ऑप्शन की बात है, आई थिंक एशियन पेंट्स के साथ ही जाना चाहूंगा। क्लियरली मोमेंटम में है और ऑप्शंस में हम यही चाहते हैं कि जल्दी एंट्री और जल्दी एग्जिट मिले। तो जो 3450 का कॉल ऑप्शन है उसी को बाय करके चलिए। थोड़ी देर पहले जब हमने इसका जिक्र किया तकरीबन 75 रुपए के पास चल रहा था, 75 रुपए पे बाय कीजिए, 60 का स्टॉप लॉस लगाइए, और मुझे लगता है कि 100 रुपए का टारगेट इसमें आज या कल के सेशन में देखने को मिल सकता है। तो 3450 का कॉल ऑप्शन बाय करने की राय रहेगी। 3450 का कॉल है। वो कहते हैं ना, कभी कभी मन को भा जाती है कोई चीज़, और अभी 74 पे रिकमेंड किया, इट्स नाउ 80। वेरी गुड, नाइस ट्रेड। अगर आप देखें अच्छा मूव देते हुए कुछ स्टॉक्स जो है ना, वो बिहेवियर इस क्लोजिंग में वाकई अच्छा दिखा रहे हैं, भले इंडस्ट्रीज कहीं पर भी हो, बट एशियन पेंट्स फ्लाइंग हाई। ओके, आगे चलते हैं और कुछ ट्रेड्स को पकड़ने की कोशिश करते हैं, बात करते हैं। और इस वक्त हल्का सा निफ्टी आप देखें इंच अप होकर और ऊपर आया है, लेकिन जरा प्लीज़ आप लेके आइएगा। मैं जब आईटी के ओवाइस को चेक कर रहा था आज सुबह से ही, कोफोर्ज का, आई मीन कमिंग बैक टू आईटी, कोफोर्ज को लेके आइए। कोफोर्ज में सबसे स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप हुए हैं आज 3884। राजेश जी, क्योंकि आज इस पूरी सेक्टर की कमान आपने संभाल रखी है, आज ये स्टॉक 100 डेमा को स्ट्राइक कर रहा है। आप कैसे अप्रोच करेंगे इस स्टॉक को, और आपका टेक इस स्टॉक पे? विनीत जी, देखिए कोफोर्ज का चार्ट बढ़िया चार्ट है। आप कह सकते हैं कि जो करेक्शन था दैट सीम्स ओवर, क्योंकि बॉटम पे सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन जिसका ब्रेकआउट हुआ है करीबन 8 दिन पहले। तो कोफोर्ज अगर आप देखें तो इसका इमीडिएट जो रेजिस्टेंस बनता है वो बनता है 3900, 3920। तो इट्स अ बाय इन कोफोर्ज। आपका स्टॉप लॉस थोड़ा डीप होगा 3800 का। जैसे 3900, 920 निकलेगा तो इसका टारगेट बनता है 4100 से लेकर 4150। सो रिस्क टू रिवॉर्ड को देखते हुए मुझे लगता है कोफोर्ज में यहाँ पे कॉन्ट्रा कॉल लेना चाहिए। स्टॉप लॉस रखे 3800 का। 3800 का स्टॉप लॉस रखिए, और एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, अभी भी याद रखिएगा कोफोर्ज बहुत अच्छा। अगर आप देखें इसमें वाइलेशन है। एक काम करते हैं, यहीं पर हमारा जो सुपरस्टार है एफएनओ सुपरस्टार, उसको भी ग्रिप कर लेते हैं, क्योंकि मार्केट में मोमेंटम अच्छा आ रहा है। निफ्टी, हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत करी थी आशीष और मैंने लगभग 17300 पे। अब आप देखिए आपकी स्क्रीन पे 17325 पे निफ्टी आ रहा है। एक स्विंग मार्केट में आ रहा है। इसी स्विंग को अगर आप देखें कैप्चर करने के लिए चलते हैं प्रकाश सर के पास। प्रकाश सर, आपका ट्रेड क्या होगा बताइए? मेरा ट्रेड मुझे लगता है कि परसिस्टेंस पर ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। 3675 का स्टॉप लगाना चाहिए, अपसाइड करीब 3800 पॉसिबल। ओके, प्रकाश सर का अगर आप देखें तो कॉल आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। डॉक्टर साहब प्लीज जरा लेके आइएगा। परसिस्टेंस सिस्टम अगेन मिड कैप आईटी में अगर आप देखें ट्रेड्स आते हुए, और 3723 पर इट्स अ बाय ट्रेड।
तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो इस वक्त जितने भी ट्रेड्स इमर्ज हो रहे हैं वो एक तो क्रूड की रिलेटेड स्टोरी है, वो अच्छा करते हुए, और साथ ही साथ अगर आप देखें आईटी स्टॉक्स। और एक और चीज़ चलते चलते जरा यहाँ पे, इससे पहले कि हम सेकंड सेगमेंट में जाएं अपने, जरा एक बार लिखे आइए राजेश सतपुती जी की कॉल, टेक महिंद्रा। लुक एट टेक महिंद्रा, क्या अगर आप देखें तो निकला है ये स्टॉक, स्विंग बेहतरीन और डे हाई पर। और मेरे स्क्रीन पे ऑप्शंस अगर आप देखें, ये देखिए 1052, अब 2% हो गया लास्ट रिकमेंडेड कॉल के बाद, एक स्ट्रॉन्ग स्विंग। आशीष। अरे सतपुते साहब आज नाने क्या खा के आए? सतपुते साहब क्या खाए थे? आशीष जी देखिए, ये कॉन्ट्रा कॉल, ये जो चीज है ना, ये मेरी पसंद वाली चीज है, तो आज सुबह से कॉन्ट्रा कॉल ही चल रहा है। अच्छा आशीष जी, हमने टेक महिंद्रा पे बात की, तो इस पे मैं एक ऑप्शंस का कॉल देना चाहता हूँ। बिल्कुल सर। 1040 का कॉल ऑप्शन देखिए, टेक महिंद्रा, इट इज एट 44 रुपीज। इसे बाय करें, स्टॉप लॉस रहेगा 34 का और टारगेट सेट करें 65 to 70 का। सो ये बाय टेक महिंद्रा 1040 का कॉल। ये लीजिए भाई, 1040 के कॉल के थ्रू भी अब यहां से फर्दर तेजी को चेस करने का एक ज्यादा बेहतर तरीका सतपुते साहब को नजर आता है। और कॉन्ट्रा के लिए खैर जाने जाते हैं, और बहुत बढ़िया आज सुबह कॉन्ट्रास्ट, और सुबह से वो एकदम सटीक वो कॉन्ट्रास्ट सेक्टर पिक जो थी पड़ती हुई। कॉर्पोरेट स्कैन की बारी, और आज रडार पे है नवनीत एजुकेशन, और इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर गणेश गाला साहब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। गाला सर, हाय, गुड आफ्टरनून, थैंक यू जुड़ने के लिए। और बढ़िया मूव, स्टॉक आज का दिखाइएगा और दिखाइएगा साल भर का चार्ट। तो मेरे ख्याल से आज ही इस स्टॉक ने अपने 52 हफ्तों के हाईज को छुआ है। ये देखिए गजब का मूव बनता हुआ। आय में 112% का साल दर साल उछाल, दोगुने से ज्यादा आय बढ़ती हुई इस Q1 में नजर आई। ये क्या गाला सर, ये कैसे हुआ? ये क्या कोविड समय को हम लोग नॉन कोविड समय से कंपेयर कर रहे हैं, इसलिए इस तरह का इंटरेस्टिंग तगड़ा रेवेन्यू में ट्रैक्शन, या कुछ और वजह है? नहीं, आपने सच कहा कि हम कंपेयर कर रहे हैं नॉन कोविड वर्सेस कोविड। तो इंटरनली भी नवनीत के अंदर हम लोग प्री पेंडेमिक यानी कि कोविड के पहले के समय से ही हमको कंपेयर कर रहे हैं। तो बेहतर वही होगा कि हर जो कोई इसमें इंटरेस्ट लेते हैं वो प्री कोविड के साथ ही कंपेयर करें। अब कोविड टाइम्स, ये एजुकेशन सेक्टर के लिए हम लोग, मैं और वीरू को तो ऑनलाइन वो बुक ऑनलाइन, हालांकि स्कूल तो ऑनलाइन चल रहा था, किताबें तो सारी स्कूल ने खरीदवा दी थी, वो पूरा पूरा बंडल मिल गया था बच्चों का। तो ये कोविड नॉन कोविड का फर्क क्या है? स्कूल खुलने के बाद ज्यादा बुक बेच देंगे आप लोगों ने? ज्यादातर लोगों को, हम जैसे लोगों को ग्राउंड रियलिटी की पता नहीं है। 95% ऑफ द स्टूडेंट, 95% करीबन एसएससी मीडियम में पढ़ रहे हैं भारत भर में, और वो 95% स्टूडेंट को ऑनलाइन एजुकेशन से वो वंचित रह गए थे। किया भी होगा तो बहुत कम पैमाने पे किया था। तो इसलिए स्कूल मोरलेस बंद थे और 2 साल तक बच्चों ने गंवाए हैं अपने एजुकेशन में। तो इस कारण से हमारे जैसे पब्लिकेशन जो खास करके एसएससी मीडियम के लिए बनते हैं, उसका सेल तब नहीं था। तो फिर ये जो अच्छा मोमेंटम पकड़ा, ये किस हद तक गाला साहब सस्टेनेबल है? और फिर इसी का फॉलो अप ले लेता हूं। एक क्वार्टर Q1 में आप लोगों ने कर दिए 700 करोड़ के रेवेन्यूज। आप लोगों ने जो खुद गाइड करा था FY23 के लिए 1600 करोड़ के रेवेन्यूज। तो अब बचे हुए 3 क्वार्टर्स में केवल हम लोग 900 करोड़ के रेवेन्यूज देखने वाले हैं, या फिर आप वो पूरे साल की गाइडेंस आप इंप्रूव करना चाहते हो Q1 के परफॉर्मेंस को देखते हुए? नहीं, गाइडेंस वही रहेगा। ये है सीजनल बिजनेस। सीजनल बिजनेस में जब स्कूल्स खुलते हैं तभी हमारा रेवेन्यू अच्छा रहता है, और वो भी आप करीबन लास्ट 20 सालों से देखेंगे तो जून का क्वार्टर हर वक्त अच्छा रहता था। तो गाइडेंस पूरे साल का जो मैंने कहा है वही रहेगा। तो नहीं, तो आप लोग ये फैक्टर इन करके चल रहे थे Q1 इतना ऐसा रेवेन्यू दिखाएगा? ठीक है, मैं ये जानना चाहता था। ये तो सच है, सीजनल है, जब स्कूल्स खुलने के वो बंडल हम लोग घर लेके आते हैं, उस टाइम पे नवनीत जैसी कंपनीज के लिए वो क्वार्टर सबसे अच्छा होता है। अच्छा, फिर इस बार क्या वो ये जो मोमेंटम पकड़ा, इसमें वो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP, उससे रिलेटेड ग्रोथ भी प्राइस इन हुई है क्या? नहीं, NEP जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेवारी उन्होंने स्टेट पे रखी है।
हाँ। तो स्टेट लेवल पे आज उनके लिए बड़ी चैलेंज थी स्कूल्स को रीओपन करना 2 सालों के बाद। हाँ। तो उसमें ही लगे हैं। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो चेंजेस बदलाव लाने हैं उसकी तैयारियां वो अभी शुरू करेंगे। तो इसकी जो इम्पैक्ट है हमारे जैसे पब्लिशरों को भी वो अगले साल यानी कि एकेडमिक ईयर 23-24 या हम अप्रैल 23 टू मार्च 24 की बात करें तब से दिखना शुरू करेगा। किकर आगे मिलना बचा है अभी, अगर जो भी आएगा। अच्छा गाला साहब, जाते जाते एक आखिरी सवाल, वो एक सेंटर सेटअप कर रहे थे आप लोग स्टेशनरी एक्सपोर्ट्स के लिए, मेरे ख्याल से 100 करोड़ के केपेक्स के साथ, एक क्या अपडेट्स हैं उस फ्रंट पे, और बी वो आजकल सब चर्चा करते हैं एडटेक की, आपका भी वो एडटेक है टॉप टेक, भाई वहां पे किस तरह का ट्रैक्शन मिल रहा है, वहां से किस तरह का कंट्रीब्यूशन आ रहा है? सो स्टेशनरी के लिए जो अभी हमें एक्सपेंशन करने हैं वो जारी हैं, लैंड एक्विजिशन जारी है, और जैसे जैसे धंधे बढ़ेंगे तो वो हम एक्सपेंशन धीरे धीरे करते जाएंगे। सो जो मैंने 100 करोड़ कहा था वो करीबन 2-3 सालों में बांटा गया था। 1 साल अभी हमने कुछ नहीं किया है, जो कुछ ऑर्डर आ रहे हैं ज़्यादा हमारी कैपेसिटी के ऊपर, तो वो अभी हम आउटसोर्सिंग कर रहे हैं। तो इमीडिएटली हम नहीं करेंगे, लेकिन अगले 3 सालों में अभी वापस हम करीबन 100 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करेंगे स्टेशनरी के लिए। जब तक आपने एडटेक की बात की, तो एडटेक वो ऐसी एक चीज है कि स्कूलों में अभी बहुत क्लियर हो गया है कि सिर्फ किताबों से काम नहीं चलेगा, उनको टेक्नोलॉजी का उपयोग करना ही पड़ेगा। तो नवनीत जैसी कंपनियों को फिजिकल बुक्स के अलावा टेक्नोलॉजी भी देनी चाहिए। उसलिए हमने हमारी जो सब्सिडरी है नवनीत फ्यूचर टेक, उसके अंदर हम लोगों ने कई सारे प्लान्स किए हैं, जिसमें खास करके स्कूल्स और टीचर को ध्यान में रखते हुए, तो इसके टीचरों के लिए हमने एक ट्यूटरिंग प्लेटफॉर्म भी बनाया है, और स्कूलों के लिए हमने अलग अलग प्रकार के मॉड्यूल्स, जिसको एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग कहते हैं, जो हर दिन स्कूलों को चाहिए, तो वो अभी हमने बनाए हैं और उसका सेल हमने शुरू किया है। गाला साहब, थैंक यू सो मच, कांग्रेचुलेशन, अच्छे नंबर्स डिलीवर करे और स्टॉक आज अच्छा मूव भी दिखाता हुआ। गाबा सर, अपने ईयर हाई छूने के बाद अब क्या और फर्दर अपटेक्स या इन्हीं लेवल्स के आसपास पस्त पड़ने की तैयारी? नवनीत पब्लिकेशंस, वेल लगता तो है कि अपमूव मिलना चाहिए, ब्रेकआउट मिला है करीब 110 के आसपास, लेकिन आज गैप अप है, इसलिए थोड़ा स्टॉक डीप होगा 105 के आसपास। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है, मेरे को बाय और होल्ड करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है आते दिनों में एक हायर जोन देखने को मिल सकता है करीब 140-150, क्योंकि चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, करेक्शन जो भी आए वो एब्जॉर्ब हो गए हैं नवनीत एजुकेशन में। जरा गोदरेज कंज्यूमर को स्क्रीन पर लेकर आइएगा, रिजल्ट्स आए थे आज, हल्की कमजोरी के साथ गोदरेज अब मेरे ख्याल से इस समय कामकाज कर रहा है, वॉलेटाइल रहा। गौरांग सर, नंबर्स आपने, क्योंकि मेरे को इसीलिए पूछना भी था, आपने ज्योति लैब्स की बात छेड़ी थी। अब गोदरेज कंज्यूमर में 2 दिक्कतें हैं। हमने एक्सपेक्ट करा था कि डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ 4 से 5% गिरेगी, 6% गिर गई। मार्जिन जो एक्सपेक्टेड थे उस साल दर साल 400 बेसिस पॉइंट गिरे, और एक्सपेक्टेशन से भी 40-50 बेसिस पॉइंट ज्यादा। तो जो एक्सपेक्टेशंस थी उससे तो म्यूटेड ज्यादा परफॉर्मेंस है गोदरेज कंज्यूमर का। सिर्फ ज्योति लैब्स रडार पे या गोदरेज कंज्यूमर जैसे स्टॉक्स भी इस समय एक्यूमुलेट करने का मन बन रहा है? तो आशीष, एफएमसीजी क्षेत्र में मेरे ख्याल से करीबन 7 या 8 कंपनियां हैं जो हमारे खरीदारी की सूची में है, और उसमें से एक गोदरेज कंज्यूमर भी है। और हमारी सोच और समझ ये कहती है कि शायद कुछ कारणों को लेकर के दबाव था, आंकड़े जो आए वो उम्मीद से कम आए, लेकिन जिस तरीके से हमारा अनुमान है, खास करके बड़े और छोटे शहरों में से तो मांग बढ़ेगी बढ़ेगी, लेकिन जो ग्रामीण और मध्यम ग्रामीण भाग है या फिर इलाके हैं भारत देश के, वहां से मेरे ख्याल से काफी बड़े तौर पर योगदान मांग को लेकर के आ गया, जिसे हम हमारी भाषा में वॉल्यूम्स ग्रोथ कहते हैं। और जो लागत खर्च है, इनपुट कॉस्ट या रॉ मटेरियल कॉस्ट, वो धीरे धीरे करके कम होने की उम्मीद है, जिसके कारण आपके जो एबिट मार्जिन है या फिर मुनाफे के मार्जिन है वो थोड़े बहुत बढ़ते हुए नजर आएंगे। दबाव बिल्कुल है, लेकिन ये मेरे ख्याल से 1 क्वार्टर का तकलीफ है आंकड़ों में लेकर के। अगर लंबी अवधि का नजरिया है, खरीदारी है तो बने रहे, और अगर नहीं है
तो नीचे के तरफ के दायरे जो दिख रहे हैं उसका लाभ उठा करके आप लंबी अवधि के लिए निवेश कर सकते हैं। जी, भले ही देखिए पोस्ट नंबर से इसमें एक डिप है, लेकिन इस स्टॉक का बिहेवियर काफ़ी अच्छा खासा है स्टिल, और जिस बुलिश पैटर्न पे, जिस अगर आप देखें सकारात्मक रुझान जो चार्ट से बने हुए थे वो अभी तक मेंटेन है। याद रखिएगा लास्ट 2 सीरीज का, जुलाई का और इसका, अगर आप देखें अगस्त के अब तक की छोटी सीरीज का एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है इसका 840। ये 840 से भी 16 रुपये ऊपर है, और 835 पे इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज परसिस्ट करता है, जो कि इसने 5 जुलाई को रीगेन किया था। और 5 जुलाई को जब ये रीगेन किया था तो समझ लीजिएगा कि 4 महीने बाद रीगेन किया था। फरवरी में टूटा था, 5 जुलाई को रीगेन किया और उस लेवल को अब तक होल्ड करता है। समित चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं बातचीत करने के लिए। समित, गुड आफ्टरनून कार्यक्रम में स्वागत है आपका। समित, आपकी अप्रोच मार्केट्स पे क्या है इस वक्त, और आप एग्जैक्टली क्या चीज कर रहे हैं? गुड आफ्टरनून। देखिए, इंडेक्स स्पेसिफिक तो थोड़ा एक आपको कंसोलिडेशन दिख रहा है, हाई लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग, लो लेवल्स पे वापस बाइंग। तो इंडेक्स स्पेसिफिक ही ज्यादा म्यूटेड सेशंस रहने की पॉसिबिलिटी है फॉर अ टाइम भी। स्टॉक स्पेसिफिक यस, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक भी आपको काफी ज्यादा सिलेक्टिव रहना है। सुबह से हम मिड कैप आईटी में एक अच्छा बस देख रहे हैं, बट यहाँ पे जो लास्ट 2-3 हफ्ते से हमारा फेवरेट स्टॉक रहा है, उसी के साथ हम जाना चाहेंगे इंडिगो। इंटरग्लोब एविएशन ने लास्ट 2 हफ्ते में 1700 से एक स्ट्रॉन्ग मूव दिया है, और अभी उसने जो इसका 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज है वो यहाँ पे सरपास किया हुआ है। तो हमें लगता है कि ये मूव और एक्सटेंड होगी, और यहाँ पे ये स्टॉक पोटेंशियल रखता है कि ये 2000 के पार भी ये रैली में जाए। तो इसलिए हम इंडिगो का 2000 का कॉल ऑप्शन, जो अभी लगभग 71 हाफ पे ट्रेड हो रहा है, ये हम बाय करने की सलाह देंगे, जिसमें ये पोजिशनल लेवल्स रहेंगे। 43 का स्टॉप लॉस रखिए, और लगभग 2040 से लेकर 2050 के लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इसलिए ये ऑप्शन के टारगेट इसके लिए 125 से लेके 135 के रहेंगे। 135 तक के अगर आप देखें 2000 की कॉल के टारगेट रहेंगे, जो कि 71.85 पे ट्रेड कर रही है। 1962 इंडिगो आपके बात करते करते समय इज इन डे हाई, और मैं कल भी इस स्टॉक को देखा था, और आई थिंक इसके ओआई एडिशन, इसके बिहेवियर 200 डेमा के ऊपर सस्टेन करने की इसकी टेंडेंसी ने मुझे आई थिंक चौंकाया था। और याद रखिएगा ये और स्पाइस जेट दोनों ही चल रहे थे, बट सिंस मैं ज़्यादातर सिर्फ बात करता हूँ डेरिवेटिव्स के स्टॉक्स पे, तो मैं अपने आप को लेके गया सिर्फ इंडिगो तक, और ये देखिए बात करते करते ये कॉल ब्लास्ट हो गई जनाब। 7180 पे गई ना ऑन एयर। प्लीज़ 2000 की कॉल लेके आइए फिर स्क्रीन पे एक बार, और देखते ही देखते बस ये स्टॉक आई थिंक एक डिस्कशन मांग रहा था मेरे ख्याल से, और जैसे ही आपने समित टिप्पणी करी, प्लीज़ इस कॉल का प्रीमियम स्क्रीन पे लेके आइएगा। 7180 की कॉल मेरे ख्याल से वो 82 हो गई। अच्छा, ये समित आपकी आवाज़ कुछ बदली लग रही है, कि गला गड़ना शुरू हो गया है क्या, या कुछ और कारण है? ऐसा थ्रोट इन्फेक्शन था, लग रहा था वो। भले ही कॉल आपने इंडिगो की थी, लेकिन वो सुनाई दे रहा था। एमॉक्सिलिन लेनी शुरू कर दीजिए, पूरे आधी दुनिया का इस वक्त गला दर्द कर रहा है। लेकिन आशीष, जो हम कल डिस्कशन कर रहे थे, लुक एट इंडिगो एंड स्पाइस जेट, क्या गजब का मूव आशीष। इंडिगो एट डे हाई 2000 को किस करता हुआ ऑलमोस्ट 82 की एक कॉल हो गई। क्या मूव, सही में 2000 के करीब पहुंचता हुआ इंटरग्लोब एविएशन। अच्छा, समित से इससे पहले, समित की आवाज जो गला दिक्कत कर रहा है, तो एक काम करते हैं, एक और ट्रेड ले लेते हैं समित से, और वो चार्ट का चमत्कार ड्यू है। चार का चौके का टीजर लेकर आइए, चार्ट का चमत्कार दिखाइए। और समित, क्या आइडेंटिफाई करा आपने? चार्ट का चमत्कार कौन सा स्टॉक है आज? देखिए, यहाँ पे इंडिगो तो परफेक्ट बैठ रहा था यहाँ पे, तो इंडिगो में तो ऑलरेडी मूव आ गई है। एक थोड़ा कैश सेगमेंट का स्टॉक जो काफी टाइम से ये ऑफ रडार रहा है, ऐसा स्टॉक मैं यहाँ पे रेकमेंड करना चाहूंगा, जो न्यू इंडिया एश्योरेंस। ये स्टॉक अगर आप देखो तो लास्ट कितने टाइम से ये स्टॉक ने कुछ ज्यादा बड़े मूवमेंट दिए नहीं है, और आज ये स्टॉक ने एक अच्छा बेस बिल्डिंग, 2-3 हफ्तों के एक बेस बिल्डिंग के बाद स्टॉक ने स्पाइक दिया हुआ है। ऑलरेडी 7-8% ये बढ़ चुका है, बट यहाँ से ये पोटेंशियल रखता है कि आपको इमीडिएटली 97 के लेवल्स, और अगर आप एक आध हफ्ते का व्यू रखते हो तो हमको लगता है कि ये स्टॉक 105-108 तक जाने का दमखम रखता है। तो न्यू इंडिया एश्योरेंस हम यहाँ पे करंट लेवल पे बाय करने की सलाह देंगे, जिसमें अभी के लिए स्टॉप लॉस 86 का रहेगा। एश्योरेंस को रखिए रडार पे, ये है एक टेक्निकल बाय कॉल, और
वो यूनिफाइड लाइसेंस, आज स्टार हेल्थ से जो हमने पूछने की कोशिश भी कर रहे थे उसके मैनेजमेंट से, यूनिफाइड लाइसेंस की जो बात चल रही है उसने पूरे स्पेस में थोड़ी सी हरकत ला दी है, और इसलिए न्यू इंडिया एश्योरेंस आपको अच्छे मूव्स आज की ट्रेडिंग सेशन में दिखाता हुआ नजर आएगा। चलिए अब एक काम करते हैं, यतिन और सुमित स्टूडियोज में पहुंच चुके हैं, शुरुआत करते हैं। क्या चल रहा है, क्या चल रहा है? इससे पहले वो जोमेटो एकदम सही पड़ा है, वो डिमांड तगड़ी, खुलते से बाजार में सब एब्जॉर्ब कर लिया और स्टॉक कल की क्लोजिंग लेवल पे खड़ा हुआ है, 55.5 पे, कोई गिरावट नहीं, डे हाई पे। बिल्कुल गजब डिमांड थी। मुझे एक शिकायत है, मैं डायरेक्टर साहब को भी कहूंगा, आप जब ये इंट्रोड्यूस करते हो ना और क्या चल रहा है, तो आपको कहना चाहिए देवियों सज्जनों, हॉट सीट पे आए हैं सुमित और यतिन और शुरू करते हैं अद्भुत खेल। क्या चल रहा है? तेरी हॉट थी क्या सीट? क्या चल रहा है? हॉट, फिर कल को बोलेंगे पैसा फिर चेक मांगेगा। पर अच्छा, हॉट सीट पे आप आ ही गए, तो बताइए क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? तो देखिए, जहां तक कि इंडस टावर का सवाल है, सुबह से ही स्टॉक प्रेशर में है, लगभग 8-10% स्टॉक गिरा हुआ है। वो रिजल्ट का रिएक्शन था, रिजल्ट के अलावा भी बहुत कुछ था जो हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि दो बड़े कस्टमर्स हैं इंडस टावर के। सबसे पहले है वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल। जियो के साथ भी थोड़ा बहुत कारोबार कर लेते हैं, लेकिन ये दो की कस्टमर्स हैं, वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल। इंडस टावर ने एक बड़ा राइट ऑफ क्वार्टर में लिया है, और ये इसलिए लिया है क्योंकि एक बड़ा कस्टमर, उनका कहना है ये एक बड़ा कस्टमर हमको पैसे नहीं दे रहा है, और प्रूडेंट अकाउंटिंग नॉर्म्स के हिसाब से यहां हमको एक राइट ऑफ लेना जरूरी बनता है। अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट की भी बात करें तो यहां हमने सब्सटैंशियल डिक्लाइन देखा है, रेवेन्यू 3% नीचे, हालांकि एबिटा 44% नीचे, क्योंकि ये राइट ऑफ लिया गया, और 1230 करोड़ रुपए यानी लगभग 20% FY22 का प्रॉफिट जो था उसका 20% का राइट ऑफ एक ही क्वार्टर में इंडस टावर ने लिया है। अगर हम पिछले क्वार्टर की भी बात करें तो 550 करोड़ की प्रोविजनिंग की थी, क्योंकि एक मेजर क्लाइंट पैसे नहीं दे रहा है। ऑब्वियसली अगर आप न्यूज रिपोर्ट्स देखें या एनालिस्ट से बात करें तो आपको यही बताया जाएगा कि वोडाफोन आइडिया ही है वो क्लाइंट जो इंडस टावर को पैसे नहीं दे रहा है। और रिन्यूअल की बात करें तो मार्जिनल ही जो है रिन्यूअल कर पाए हैं ये लोग अपने टेनेंसीज को, और मैनेजमेंट का ये कहना है इन्वेस्टर डेक में कि क्योंकि ये जो रिन्यूअल हुआ है वो कोई खास इंक्रीमेंट पे नहीं हुआ है, तो शायद आपको रेवेन्यू घटता हुआ दिखाई दे। एक ही सिल्वर लाइनिंग है कि 5G में इनको लगता है कि जैसे ही टावर एडिशंस होंगे, टेलीकॉम कंपनियां खर्च करना चालू करेंगी, तो शायद क्योंकि नंबर ऑफ टावर्स बढ़ रहे हैं तो ग्रोथ बढ़ेगी। लेकिन अगर आप वोडाफोन आइडिया की दिक्कत देख लें या 4G नेटवर्क का जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है वहां देख लें तो काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, और कहीं ना कहीं ये स्टॉक काफ़ी रेंज बाउंड डायरेक्शन में रहा है, लेकिन कोई रिस्पाइट नहीं है। वोडाफोन आइडिया पैसे नहीं दे रहा है, रिन्यूअल्स अच्छे नहीं हुए हैं, और 5G पे होप लगा रहे हैं, और 5G अभी तो स्पेक्ट्रम एलोकेट भी नहीं हुआ है। केपेक्स अगले 6-12 महीने 2 साल में होगा, कैसे होगा किसी को नहीं पता। तो ये सब चीज़ों की वजह से आज इंडस टावर का स्टॉक जो है बहुत प्रेशर में, 6-7% की कमजोरी के साथ। दरअसल गौरांग सर, क्या अप्रोच है भाई? पहले प्लेयर्स ज्यादा थे, खूब टेनेंसी पर टावर, अब तो प्लेयर्स कम हो गए और जो है उनमें भी फाइनेंशियल इश्यूज सामने आते हुए इंडस टावर पे व्यू क्या बन रहा है? तो काफी समय पहले हमारी कवरेज थी आशीष, लेकिन इन्हीं दिक्कतों को लेकर के हमें लग रहा था कि आगे जा कर के तकलीफें बढ़ेगी, और खास करके जैसे अभी यतिन बता रहे थे, एक बड़ा प्लेयर, मुझे नहीं पता वोडाफोन आइडिया कितना बड़ा प्लेयर है, लेकिन जब भी आप माइग्रेट करते हैं 2G to 3G, 3G to 4G और 5G, तो आप तकनीकी रूप पे अगर आप विकलांग हैं तो आप प्रतिस्पर्धा का सामना बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। और वित्तीय परिस्थिति और 75,000 करोड़ का डेट, मेरे ख्याल से यह आखिरी आंकड़ा था जो मेरी जानकारी में है, जो वोडाफोन की बैलेंस शीट पर था, और अगर इसी तरीके से चला तो मेरे ख्याल से काफी दिक्कतें खड़ी हो सकती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपको टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर और टेलीकॉम सेल्यूलर सर्विस प्रोवाइडर एंसिलरी में देखना है तो मेरे जहन में सिर्फ 3 नाम आते हैं: जियो, रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारती एयरटेल और टाटा कम्युनिकेशन। मेरे ख्याल से आप अपनी पसंद अगर यहीं तक सीमित रहते हैं तो आपके निवेश के लिए तो सकारात्मक होगा ही, लेकिन निवेश की जो वृद्धि है वो भी मेरे ख्याल से काफी अच्छी तरीके से होगी।
हिंदी के लिए तो खुद डिक्शनरी खोलनी पड़ जाए, हिंदी की तकनीकी रूप से विकलांग, बाप रे। बेसिकली टेक्नोलॉजिकली हैंडीकैप्ड है ना। बढ़िया तरीके से समझा दिया। गौरांग के तो मतलब जिस हिसाब से चल रहे हैं 100 में 102 नंबर आते होंगे हिंदी में। आज मुझे लगता है गूगल ट्रांसलेट भी शर्मिंदा हो गया। 100 में से 102 नंबर आते होंगे हिंदी में। अच्छा, वीरू ने एविएशन की बात छेड़ी थी और आप एविएशन स्टॉक ही लेकर आ गए, क्या चल रहा है भाई? अच्छा, मेरे पास है स्पाइस जेट, जिसमें छठी बार स्टेक सेल की बातचीत हो रही है। अब ये पता नहीं कि ये स्टेक सेल कंप्लीट होगा या पार्शल होगा, लेकिन कई सारे विदेशी प्लेयर्स के साथ प्रमोटर अजय सिंह सर की बातचीत चल रही है और हिस्सा बिक्री को लेकर शायद यहाँ पर कुछ फैसले हो सकते हैं, ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं। दरअसल ये कई सारे टर्मोइल्स के बीच में ऑलरेडी चल रहा था, लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट ये है जो कि ये छठा स्टेक सेल होगा स्पाइस जेट का। ये स्पाइस जेट पहले भी 5-6 बार बिक चुकी है, ये इंडिया की सबसे पुरानी एयरलाइंस में से एक है। और दूसरी चीज, अजय सिंह सर तो ऑलरेडी टर्न अराउंड स्पेशलिस्ट माने जाते थे एविएशन के, और वो स्टेक सेल करने जा रहे हैं तो बड़ा ही क्रिटिकल है। पहले भी वो मारंस को एक बार ही बेच चुके हैं और मारंस को बेचने के बाद वापस उन्होंने मारंस से ही खरीदी थी और उसके बाद इस कंपनी को टर्न अराउंड किया था। तब वो याद भी होगा आपको 15 रुपए के आसपास स्टॉक प्राइस पहुंच गया था जब इनकी फ्लाइट चलनी बंद हो गई थी, ग्राउंडेड हो गई थी। लेकिन वहां से वापस रिवाइव करके ऊपर तक, और अब दोबारा जब क्रूड का सिनेरियो तेजी का आया है तब सिचुएशन सिनेरियोस को देखते हुए, हायर डेट को देखते हुए कंपनी स्टेक सेल की बातचीत कर रही है। तो एक बड़ा बज दोबारा यहाँ पर क्रिएट हो रहा है स्पाइस जेट में स्टेक सेल को लेकर, और उसके चलते आज आप स्टॉक पर नजर रखें, बढ़िया मूव यहाँ पे आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लोअर लेवल से एक अच्छा मूव 31 रुपए से ऑलरेडी स्टॉक दिखा चुका है, 50 रुपए की रेंज में पहुंच गया। तो भाई स्पाइस जेट, और आज तो अच्छे खासे वॉल्यूम्स, पिछले कुछ दिनों से लोअर लेवल से एक्यूमुलेशन खबरें आती जा रही थी, और आज भी देखिए इस डेवलपमेंट्स के बीच में 12-13% बहुत पिटा हुआ स्टॉक है। रखिए 1 साल का चार्ट इंटरग्लोब का, रखिए स्पाइस जेट का सामने, तो आपको दिखेगा किस तरह से इंटरग्लोब तगड़ा ट्रैक्शन, तगड़ा मोमेंटम, और कैसे सारा मोमेंटम स्पाइस जेट का ओवर पीरियड ऑफ टाइम फिजल आउट हुआ था। पर क्योंकि आज कैश मार्केट के स्टॉक्स, आज पता है पेटीएम पे बाय दिया है मानस ने। हाँ, आज पेटीएम पे बाय कॉल है टेक्निकली। मानस, स्पाइस जेट कैसा है? कल बड़ा डिस्काउंट मिला है मानस को, लग रहा है वो कैशबैक के तौर पे। मानस, स्पाइस जेट कैसा? देखिए स्पाइस जेट में डेफिनेटली हमें 3 दिन में एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला। 100 डे मूविंग एवरेज ब्रीच हो गया और शायद अब 54-55 के भाव देखने को मिलेंगे, जो कि 200 डे मूविंग एवरेज भी है। लेकिन फिर भी आई थिंक थोड़ा रिस्की ट्रेड है, क्योंकि ऑलरेडी हमने 3 दिन में एक अच्छी खासी बढ़त देख ली है। तो अगर कोई किसी को लॉन्ग ट्रेड लेना है तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 46 का जरूर रखें, उसके नीचे जाए तो अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकल जाए, ऊपर की तरफ 55 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है। कैशबैक कहां से? ये आप बिरयानी भेज रहे हो हम लोग के लिए? फिर क्या? बिल्कुल भी कोई कैशबैक नहीं मिला। कैशबैक आएगा एक्चुअली में मेरे हिसाब से जिन जिन स्टॉक्स को प्रताड़ित किया जा रहा है वो स्टॉक्स चल रहे हैं। आप जोमेटो देख लीजिए, पीवी फिनटेक्स, आप टमाटर और टोमेटो जोमेटो कर रहे थे, और ये पेटीएम और कैशबैक कर रहे हैं सुमित जी। तो मुझे लगता है कि जो स्टॉक्स जो बहुत ही अंडरडॉग थे पिछले 1 क्वार्टर में, वो चलना शुरू हो गए। अब LIC की बारी कब आएगी ये आपको पूछना चाहिए। और नहीं जो वोडाफोन पे अभी गौरांग उसे वो तकनीकी हैंडीकैप कर रहे थे, तकनीकी रूप से विकलांग। हाँ, तो वो भी चल रहा थी फिर तो। ठीक है, लेकिन स्पाइस जेट पे बात हो गई, ये सब स्टॉक्स को रखिए। आज वैसे ही कई सारे स्टॉक ऐसे मूव करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच चंदन आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। चंदन आए, गुड आफ्टरनून। चंदन, कैसे प्लेस ने वही मोतीलाल में आप लोग मार्केट्स पे क्या व्यू बन रहा है? थोड़ी सी थकावट स्क्रीन पे, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कहूंगा। अच्छे मूव्स के बाद 1-2 दिन से थोड़ी सी थकावट नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए इतना चलने के बाद थोड़ा सुस्ताना भी जरूरत है, और तभी एक नई छलाक होती है। और आज हम यही लगातार सबको बोल रहे हैं कि जो भी डिप आएगा आपको 17,215 नहीं तोड़ेगा और वापस 17,500 777 की रैली दिखेगी। हालांकि इंट्राडे के लिए हमारा मानना है कि 350-375 तक की स्विंग है, क्योंकि कल वीकली एक्सपायरी है, तो वहाँ पे कॉल राइटर 500 में खड़े हुए हैं, इसलिए बड़ा मूव नहीं है। बट यस, बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति के साथ हम यहाँ पे अडिक है। हमारा मानना है कि 17,215 के सपोर्ट से अपनी पोजीशन कंटिन्यू रखें। आपको 17,500 प्लस तक के लेवल और 17,777 के लेवल 2-3 दिन में देखने को मिलेंगे। सिमिलरली बैंक निफ्टी की बात करें
तो बैंक निफ्टी में भी आज थोड़ा कंसोलिडेटिव मूव है, बट अच्छी बात यह है कि यहाँ पे भी बेस ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो 37,777, 37,700 एक सपोर्ट है, ऊपर में 38,250 तक के रेस्ट्रिक्टेड मूव है। तो बैंक निफ्टी जो पिछले कुछ दिनों से आउट परफॉर्म कर रहा था, आज थोड़ा सुस्ता रहा है, बट अब निफ्टी थोड़ा सा यहाँ पे लीड लेता हुआ नजर आएगा। स्टॉक वाइज बात करें तो आप देखिए यहाँ पे पूरा कंजम्पशन पे आप बात कर रहे हो, और मेरा भी फोकस यहाँ पे कंजम्पशन और सिलेक्टिव आईटी काउंटर पे रहेगा। तो 2 काउंटर मेरे रेडार पे है, एक है पीवीआर और दूसरा है टाइटन। तो सबसे पहले पीवीआर की बात करें तो काफी अच्छा प्राइस सेटअप बना हुआ है। स्टॉक ने यहाँ पे 2135 का सपोर्ट लेके वापस मोमेंटम दिया, कल भी उन्हीं लेवल के आसपास बाइंग बनी। तो 2135 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे लगभग 2300 तक के टारगेट पीवीआर में देखने को मिलेंगे। टाइटन एक काउंटर है जहाँ पे स्ट्रेंथ बनी हुई है, जरूर कंसोलिडेट हो रहा है, बट यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट बने हुए। तो टाइटन और पीवीआर 2 काउंटर है जहाँ पे हमारा पॉजिटिव बायस है और मौजूदा लेवल से 3 से 5% के स्विंग मिल सकते हैं। ओके, टाइटन और पीवीआर कुछ देर पहले हमारे जो डेरिवेटिव्स की अगर आप देखें स्टॉक्स की कैटेगरी थी उसमें डे हाई पर ट्रेड कर रहा था, और पीवीआर भी आप देखें डे हाई की ट्रेजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है, और इनफैक्ट ऑल टाइम हाई की ट्रेजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है। कुछ ट्रेड्स को आप पिक करना शुरू करते हैं, और बैंक निफ्टी ने अगर आप देखें अभी इस डिस्कशन के दौरान ही लगभग 17,337 का जो हाई था वो स्ट्राइक करा सेकंड हाफ में। मीनवाइल मानस जरा एक बार चोला फाइनेंस को देखिए। डायरेक्टर साहब, चोला फाइनेंस की एक कॉल ला के रखिएगा स्क्रीन पर, देखते हैं कि ट्रेडेबल है कि नहीं। चोला फाइनेंस अभी कुछ देर पहले मेरे डेरिवेटिव्स के स्टॉक्स में अपीयर हुआ, और इट्स ट्रेडिंग एट 650 मेरे नहीं 756 माफ कीजिएगा। इसकी कॉल रखेंगे एट द मनी 756 की। उसका पहले प्रीमियम चेक करते हैं फिर बात करेंगे। 757 पे ट्रेड करती हुई, और ये स्टॉक जनाब अपना ऑल टाइम हाई आज शायद बाइसेक्ट कर दे, शायद पॉसिबली बाइसेक्ट कर दे। मानस इसका प्रीवियस हाई क्लोज जो था वो था 25 अप्रैल नहीं 27 अप्रैल को। इसमें ये 760 पे ट्रेड कर रहा है। 760 की कॉल का प्रीमियम है 28 रुपये। मेरे ख्याल से मैनेजेबल प्रीमियम है और बहुत आस्किंग प्राइस है भी नहीं इसका। माइनस ग्रैब करना चाहिए इसको या फिर फ्यूचर्स पे कैपिटलाइज करना चाहिए, क्योंकि इसका प्राइस प्रोजेक्शन इस ब्रेकआउट के बाद बहुत अच्छा आता है। आपका व्यू? तो देखिए, बहुत उम्मीद है कि जो पिछले हाईज थे 768 के वो इस बार ब्रीच हो जाएंगे और 790-95 तक के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं। तो करंट लेवल से 30-35 रुपए का आपको देखने को मिलेगा, बट क्योंकि 3-4 दिन की रैली हो गई है तो बेहतर रहेगा कि आप कॉल ऑप्शन के थ्रू इस रैली को प्ले करें। 760 का कॉल ऑप्शन लीजिए, 30 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर 22 रुपए के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है, और 45 से लेकर 50 रुपए तक के भाव आपको चोला फाइनेंस के 760 के कॉल ऑप्शन में देखने को मिल जाएंगे। बात करते करते अगर आप देखें ये कॉल जो है वो 30 रुपए 30 पैसे की हो गई है। अच्छा, अगर आप देखें ये विकल्प था ऑप्शंस में, और थोड़ा सा देखिए थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन वो एक्सपेंस वो आई थिंक बीइंग एक्सपेंसिव का तमगा इसके ऊपर इसलिए लगा है क्योंकि ये इस स्पेस का सबसे अव्वल दर्जे का जो चार्ट होता है ना वो है। मीनवाइल अभी हमने 2-3 ट्रेड्स डिस्कस किए, जैसे चोला फाइनेंस हो गया। अभी कुछ देर पहले कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद कॉल दी गई थी इंडिगो पे। एक बार डायरेक्टर साहब इंडिगो स्क्रीन पे रखिएगा, क्योंकि ये स्टॉक ब्लास्ट हो चुका है आपकी स्क्रीन पर डे हाई की ट्रैजेक्टरी में। इट्स नाउ 1971 डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। शानदार मूव इंडिगो में। अब एक काम करते हैं, चार का चौका की जो हमारा जो क्रम है उसमें आज का मिड कैप फंडा ये गौरांग जी के सौजन्य से आएगा, और वो फंडा क्या है आइए समझते हैं, सुनते हैं। आई होप गौरांग तकनीकी रूप से काफी सक्षम स्टॉक आपने पिक किया होगा, बताइए। हाँ, ओके। आई थिंक अभी गौरांग से जो हमारा संपर्क है ना वो टूट गया है। हल्का सा संपर्क को दोबारा स्थापित करने की कोशिश करेंगे। मीनवाइल अगर आप देखें मार्केट्स में काफ़ी अच्छा खासा स्विंग है। इस बीच हमारे साथ इन्वेस्टमेंट गौरांग आपका मिड कैप फंड बताएंगे प्लीज, इस वक्त का क्या है बताइए। हाँ जाऊंगा वीरेंद्र, मैं आपकी बात नहीं सुन पा रहा था। अभी आईटी क्षेत्र का जिक्र हो रहा था, और ये आखिर का 1 घंटा मेरे ख्याल से आईटी क्षेत्र को ही समर्पित है। तो हम उसी क्षेत्र से एक कंपनी है जहां पर L&T इन्फोटेक का विलय होने वाला है, माइंडट्री। बुनियादी तर्क के आधार पर अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का है तो हम माइंडट्री को पसंद करेंगे। मौजूदा स्तर करीबन 3425 के आसपास है। मध्यम अवधि के लिए 3800 का लक्ष्य है, और लंबी अवधि के लिए 4200 का।
माई ट्री मिड कैप आईटी में 3425 पे अगर आप देखिए इट्स बाय और अच्छा वो यहाँ पर, और के स्टॉक भी मिड कैप आईटी में आज काफ़ी अगर आप देखिए ओपन इंटरेस्ट अपनी तरफ खींच रहा था। खैर अब विषय को थोड़ा सा बदलते हैं और थोड़ा सा लंबी अवधि के लिए इस बाजार को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ investmentelectricity.com के श्री कुंज बंसल मौजूद हैं। कुंज साहब नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। अभी एक वॉर जोन से 3 महीने पहले ही निकल के आए थे और उस वॉर जोन में एक बहुत ही कमज़ोर देश था और एक बहुत ही ताकतवर देश था, फिर भी वो वॉर अब तक चल रही है। यहाँ एक नया अखाड़ा खुल गया है बंसल साहब, और वो है ताइवान, और उसके इर्द गिर्द जो देश हैं वो आप भी जानते हैं कौन है और वो हम भी जानते हैं। क्या ये इक्विटी मार्केट के लिए, वर्ल्ड मार्केट्स के लिए, चाहे वो यूएस हो चाहे इंडिया हो और इमर्जिंग मार्केट्स के लिए एक चिंता का वाकई विषय है, और इंडियन मार्केट्स ने जिस तरीके का आज इस पर अपना बिहेवियर रिफ्लेक्ट किया है, जिस तरीके से बिहेव किया है, उसको देख के आपको लगता क्या है? जी, अगर हम हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस इन सभी जियोपॉलिटिकल इश्यूज के देखें तो 2 चीजें देखने में आएगी कि एक तो, और मैं फॉर नाउ स्पेसिफिकली इंडियन मार्केट की बात करूंगा, कि बहुत ही शॉर्ट टर्म क्विक रिएक्शन होता है अपसाइड या डाउनसाइड डिपेंडिंग ऑन द इवेंट, पॉजिटिव है या नेगेटिव, और उसके बाद कोई इम्पैक्ट नहीं रहता है। तो मुझे लगता है वो ही यहाँ होगा कि शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट तो ऑफकोर्स अभी कोई देखने को नहीं मिल रहा है और मीडियम टर्म हम देखेंगे। पर हाँ, उसका इम्पैक्ट कब आएगा? जब इंडिया रिलेटेड फैक्टर्स पे काफी इम्पैक्ट हो। मेरा कहने का मतलब है कि जैसे हम मार्च में जाएं, जब रशिया यूक्रेन वॉर हुई तो सडनली प्राइसेस बढ़ गए कमोडिटीज के, ऑयल का प्राइस बढ़ गया, मेटल्स के प्राइसेस बढ़ गए, एग्री कमोडिटीज के बढ़ गए। तो जरूर, क्योंकि इंडिया एज अ कंट्री इकोनॉमिकली अफेक्ट होता है तो उसका इम्पैक्ट जरूर आता है, और वो इम्पैक्ट हमने देखा भी था कि मार्च के बाद मार्केट ऑलरेडी अक्टूबर के पीक से डाउनवर्ड मोड में था और डाउनवर्ड मोड में गया और जून तक गया। अब उसके बाद हमने देखा कि जून और जुलाई में कमोडिटी प्राइसेस करेक्ट होने शुरू हो गए और काफी रीजनेबल करेक्ट हो गए, 15 से 20%। ऑयल भी करेक्ट हो गया, कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक वगैरह करेक्ट हो गए, स्टील करेक्ट हो गया क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मई में ड्यूटी स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। तो उसका नोटिस मार्केट ने अगेन इकोनॉमिक फैक्टर्स के एंगल से किया, और हमने देखा है कि जून से अब तक हम करीब 15% लार्ज कैप इंडेक्स, मिड और स्मॉल कैप में ज्यादा तेजी देख चुके हैं। तो उसी को लगाते हुए मुझे यहाँ लगता है कि शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट या तो नहीं होता है या बहुत ही क्विक नी जर्क रिएक्शन टाइप होता है, वैसा ही होगा। और मीडियम टर्म इम्पैक्ट इकोनॉमिक फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होगा, जो अगर वाकई में ताइवान यूएस चाइना की वॉर थोड़ी सी सीरियस हो जाती है और फिर से ऑयल प्राइस पे इम्पैक्ट आता है तो इम्पैक्ट आएगा, नहीं तो मुझे नहीं लगता इंडियन इकोनॉमी पे कोई इसका इम्पैक्ट आएगा। इनफैक्ट मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दूं, आपने पूछा नहीं है, उल्टा अभी इंडियन बाजार क्या देख रहा है कि अब कल परसों में आरबीआई की पॉलिसी का डिसीजन आने वाला है, तो उसमें क्या आएगा। अगर हम सेकेंडरी मार्केट में डेट यील्ड, बॉन्ड यील्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यील्ड को देखें तो वो तो उल्टा दर्शा रहा है कि हो सकता है आरबीआई इंटरेस्ट रेट कम कर दे, हालांकि ऐसा होने की उम्मीद कम है। तो मुझे लगता है इंडियन मार्केट एक उस फैक्टर को ज्यादा अभी तवज्जो दे रहा है, दूसरा रिजल्ट सीजन को तवज्जो दे रहा है, और तीसरा मॉनसून प्रोग्रेस को तवज्जो दे रहा है। तो ये चीजें हैं जो मुझे लगता है मार्केट को गवर्न करेंगी। और अगर एफआईआई इनफ्लो जो पॉजिटिव टर्न हो गया है वापस से नेगेटिव टर्न नहीं होता है, सेलिंग प्रेशर बाजार में नहीं आता है, तो भले ये कल की और आज की सुस्ताहट बहुत ही शॉर्ट टर्म रह सकती है, और मुझे लगता है तेजी कंटिन्यू रहेगी। तेजी कंटिन्यू रहेगी। खैर मार्केट तो ये वैसे जिस तरह से हाव भाव में ये मान के चल रहा है कि ये लार्जली जो हो रहा है यूएस, चाइना, ताइवान, ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक थिएटर बन के रह जाएगा, उससे ज्यादा एस्केलेशन एटलीस्ट ये तो डाइजेस्ट नहीं करा जा रहा। कुंसर मैं आता हूं आपके पास, इस बीच 3 बज रहे हैं, डीलिंग रूम में क्या चल रहा है? तो डीलिंग रूम्स की जहां तक की बात है आशीष, 2 स्टॉक्स जो फोकस कर रहे हैं। सबसे पहले अदानी पोर्ट्स, जहां बीटीएसटी की सलाह डीलिंग रूम्स अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं। इस हफ्ते कंपनी के क्वार्टरली अर्निंग्स भी हैं। कुछ दिनों पहले कंपनी ने अपनी जो इजरायली पोर्ट्स की जो एक्विजिशन थी उसके लिए कॉन्फ्रेंस कॉल भी किया था इन्वेस्टर्स के साथ। तो इन जनरल सेंटिमेंट अच्छा है, क्वार्टरली रिजल्ट्स भी मजबूत आने चाहिए, ऐसा ब्रोकरेजेस मानती हैं। और कहीं ना कहीं डीलिंग रूम्स को लगता है कि यहाँ 820 से लेकर 825 तक के लेवल्स आने चाहिए 1-2 दिनों में, और इसीलिए यहाँ खरीदारी वो जम के कर रहे हैं। इसके अलावा टेक महिंद्रा और आईटी स्टॉक्स आज अच्छी तरीके से बाउंस कर रहे हैं। शॉर्ट कवरिंग तो है ही, लेकिन एफआई बाइंग भी यहाँ हो रही है, ऐसा डीलिंग रूम्स का मानना है। और पोजिशनली 1100 से लेके 1125 तक के टारगेट्स, यानी करंट मार्केट प्राइस से 5 से 7% का पोजिशनल अप मूव डीलिंग रूम्स को दिखता है कि टेक महिंद्रा के शेयर्स में पॉसिबल है।
इस बीच ये होगा स्टॉक्स जो डीलिंग रूम के रडार पे हैं। कौन सर, फिर जब आप तेजी का मन बना रहे हो तो रडार पे क्या रख रहे हो फिर आप सर? अगर ये हम अछूते और इन सब से, और आरबीआई शायद, और ये सही कह रहे हो आप, 25-50 के बीच में सारी स्ट्रीट डिवाइडेड, ज्यादातर लोग 35 बेसिस पॉइंट मान रहे हैं, और एक्चुअली डिस्काउंटिंग तो ऐसी हो रही है कि आरबीआई शायद इससे कुछ कम या फिर कुछ ना करता हुआ नजर आए। खैर, खरीदना क्या है कौन सा बंसल सर? कौन सी पॉकेट्स अट्रैक्टिव नजर आती हैं? क्या वो, क्यों कई लोग ऑफ लेट हिंदुस्तान की केपेक्स साइकिल को लेके बड़े बुलिश हो रहे थे, हमने कैपिटल गुड्स स्पेस में बहुत अच्छा मूव आता हुआ देखा था। क्या आप भी इक्वली बुलिश हो? और बुलिश होना मतलब प्राइस ने ऑलरेडी कैप्चर कर लिया है या अभी भी अपटिक्स नजर आते हैं? जी हाँ, तो हम थोड़ा सा एनालिसिस सेक्टोरल शुरू करें और फिर स्पेसिफिक फैक्टर्स पे आए। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में, जो पहले मैं अंडर परफॉर्मेंस से बात करूं, तो अंडर परफॉर्मेंस मेटल्स में मुझे लगता है अभी कंटिन्यू करेगी। ऑयल में थोड़ा सा अनसर्टेनिटी की वजह से कंटिन्यू करेगी, हालांकि ऑयल प्राइसेस नीचे आने लगे हैं। तो वो एक थोड़ा सा है जहां पे अंडर परफॉर्मेंस रहेगी। परफॉर्मेंस में आए तो हमने ऑटोज में काफी इंटरेस्ट देखा है। मुझे लगता है वो मोमेंटम अभी चालू रहेगा, अभी एकदम से ठंडा होने वाला नहीं है। और थोड़ा सा डीप कॉन्ट्रा कॉल किसी को लेना है तो मुझे लगता है सीमेंट सेक्टर जो है वैल्यूएशन के हिसाब से अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी दे रहा है। कैपिटल गुड्स की जो आपने बात की, तो हमने काफी पार्टिसिपेशन पिछले 1-1.5 महीने में बाजार के साथ देखा है। उसके पहले हम जाएं तो 1-1.5 साल में भी कैपिटल गुड्स में घूम फिर के आउट परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं आता रहा है। और ये जो आउट परफॉर्मेंस का साइकिल कैपिटल गुड्स में शुरू हुआ है, आपने पूछा कि क्या बाजार में या प्राइसेस में ऑलरेडी कैप्चर हो गया है। प्राइसेस बड़े हैं, वैल्यूएशन भी बड़े हैं, पर मुझे नहीं लगता पूरा कैप्चर हुआ है। कैपिटल गुड्स का अप साइकिल जो आया है, मेरे ख्याल से कम 5 से 6 साल के बाद आया है। 5 से 6 साल की अंडर परफॉर्मेंस और डाउन साइकिल के बाद आया है, और इतनी जल्दी कैप्चर होने वाला नहीं है या जाने वाला नहीं है। तो मुझे लगता है उस हिसाब से वहां पे अभी भी तेजी रहेगी कैपिटल गुड्स में, और जैसा मैंने कहा ऑटो में रह सकती है। और बैंकिंग, जिसने फाइनली अभी पार्टिसिपेशन थोड़ा बहुत देखना शुरू किया है, उसमें भी पार्टिसिपेशन चालू रह सकता है। तो ये कुछ पॉकेट्स हैं। ऑफ कोर्स आईटी में वापस पार्टिसिपेशन आया अंडर परफॉर्मेंस के बाद, तो वहां भी चालू रह सकता है। पॉकेट रडार पे कुंसल, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, आज वक्त निकालने के लिए। इस बीच मार्केट्स को स्क्रीन पर लेकर आइए। 17,377, 380 के जोन्स। इस कार्यक्रम की जब शुरुआत हुई थी 290 के लेवल्स पे हमारी चर्चा और दिखाई ना सर, निफ्टी को स्क्रीन पे दिखाइए। 290 के लेवल्स पे चर्चा हो रही, तो इन्हीं लेवल्स, इन्हीं ट्रेजेक्टरी की बात हुई थी वीरू। उसी जोन को, उसी पॉकेट को हिट करते हुए भारतीय बाजार बढ़िया मूव बनाना शुरू कर दिया है। जी, और आशीष मैं कह रहा हूं कि मैं ये इस बात को छेड़ रहा हूं आशीष, कि पुट राइटर्स के पास कन्विक्शन, मैं आज सुबह भी कह रहा था कि ये मैच, ये प्ले ग्राउंड जो है ना, वो पूरा का पूरा एफआईज ने तैयार कर रखा है आशीष। और दो चीज़ है, 17,200 का पुट राइटर, उस पर कन्विक्शन रखिए, और मंथली डेटा जो बहुत स्ट्रांग है आशीष, उस पर कन्विक्शन रखिए। और एक और चीज़, बतौर डे ट्रेडर जो मैंने अप्रोच तय की थी कि भाई लोअर लेवल्स मिले, बेस मिले तो बाय कीजिएगा। 2 बजे भी हमारा डिस्कशन क्या हुआ था आशीष, 290 पे है, 360 जाएगा, 370 जाएगा। बतौर डे ट्रेडर प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अगर आप एक ट्री ट्रेडर थे, आपने डिप को बाय किया तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए। निफ्टी बैंक पे बात हुई थी आशीष कि ये ठीक है, अभी करीब करीब 760 पे खड़ा है, 810 पे खड़ा है, लेकिन जाएगा ये 38,000 को स्ट्राइक करेगा। ये 38,000 का स्ट्राइक करता हुआ बतौर डे ट्रेडर प्रॉफिट बुक कर लीजिए। लेकिन अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं, थोड़ा डीप पॉकेट है, तो कोई ज़रूरत नहीं है बुक करने की। अगर इंडेक्स का कन्विक्शन दिखा रहा है तो थोड़ा कन्विक्शन आप भी रखिए आशीष। कन्विक्शन रखना है। और एक कन्विक्शन और, पेटीएम को स्क्रीन पर लेकर आइए भाई। ऑलमोस्ट 8% के उछाल के साथ अब पेटीएम कामकाज करता हुआ। तो ये मानस के बोलने के बाद, मानस हमने तो सब 800 पकड़ा था इसको, है ना? वो 799 के प्राइस। हाँ, मोमेंटम पकड़ लिया है। रिविजिट करा जाए अपने टारगेट्स क्या पेटीएम के, बहुत दिनों बाद जब रडार पे आया तो जरा इस पे बात कर ली जाए। 850, अभी 850। हाँ, अभी तो अच्छी खासी तेजी और आगे देखने को मिलेगी। तो बढ़िया मूव पेटीएम में देखने को मिल रहा है। अच्छा, इस बीच कैपिटल गुड्स की क्योंकि बात कर रहा था मैं कुंजर से, ये कमिंस पीएलसी जो हमारी क्या कहते हैं, कमिंस बोलते हैं, क्यूमिंस बोलते हैं, क्यूमिंस कहते हैं कई लोग इसको। क्यूमिंस पीएलसी जो पेरेंट है, उसने भारत की जो लिस्टेड एंटिटी है उसका 2022 का वॉल्यूम गाइडेंस बढ़ा दिया है।
अपने रिजल्ट्स के साथ। उन्होंने मेंशन करा कि इंडिया से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 20% की वॉल्यूम ग्रोथ और अब वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं 30% की वॉल्यूम ग्रोथ। गौरांग सर, कैपिटल गुड स्पेस में वाकई अच्छा मोमेंटम, अब कमेंट्रीज पॉजिटिव होती हुई, आपकी सबसे एक प्रेफर्ड पिक कौन सी है? दिग्गज कंपनी L&T को ही पसंद करूंगा मैं, जाहिर है, और नतीजे भी काफी बेहतर आए थे। इनफैक्ट आशीष, हमारा जो आकलन था और उम्मीद थी उससे बहुत बेहतर आए L&T के आंकड़े, और उसी तर्क के आधार पर हमने लक्ष्य ऊपर की तरफ साधा है, करीबन 2250-2300 का। तो ये एक पसंद होगी। और अगर मझौली कंपनी में कोई एक कंपनी देखनी है आपको इसी क्षेत्र से जुड़ी हुई, तो वो होगी KEC इंटरनेशनल। आसरन टूब्रो और KEC इंटरनेशनल, लार्ज कैप्स और मिड कैप का बढ़िया तड़का, ये है प्रेफर्ड पिक्स अभी भी कैपिटल गुड स्पेस की। कुछ स्टॉक्स जो अब मूव कर रहे हैं, इंट्राडे चार्ट दिखाइएगा, ये कंजम्पशन रिलेटेड थीम। हिंदुस्तान यूनिलीवर देखिए, अभी अभी हम लोग चर्चा ही कर रहे थे कि जो बाजार एक्चुअली बॉन्ड मार्केट जो फैक्टर इन कर रहे हैं, वो शायद RBI की 35 बेसिस पॉइंट्स हाइक को भी नहीं फैक्टर कर रहा है, जो परसों आउटकम सामने आएगा। ये देखिए HUL क्या मूव करना शुरू करा। लाइए टाटा कंज्यूमर, ऐसी स्क्रीन पर दिखाइए, उसमें देखिए कैसा मूव देखने को चल रहा है। और टाइटन, ये देखिए, ये टाइटन और तगड़ा ट्रैक्शन पिकअप करता हुआ। टाइटन तो किसी के रडार पे भी शायद आया था, ये देखिए क्या बढ़िया मूव। टाइटन मेरे ख्याल से चंदन के रडार पे आया था। चंदन, ये HUL, ये टाटा कंज्यूमर तो और अच्छा मूव दिखा रहा है। ये कुछ FMCG पसंद आ रहा है क्या? बिल्कुल आशीष जी, देखिए मार्केट में काफ़ी अच्छा मोमेंटम है और जिस हिसाब से लग रहा था वैसे निफ्टी में भी मूव आया है और सिलेक्टिव कंजम्पशन रिलेटेड काउंटर में पॉजिटिव मूव है। टाइटन यहाँ पे प्रेफर्ड पिक में यहाँ पे डिस्कस किया था, ऑलरेडी काफ़ी अच्छा रनअप है, अभी भी 2450 2480 तक की तरफ जाना चाहिए। टाटा कंज्यूमर की आप यदि बात करते हो तो यहाँ पे कंसोलिडेटिव मूव है, बट अच्छी बात है कि एक मेजर सपोर्ट से काउंटर टर्न हो रहा है, तो मेरे हिसाब से 795 एक सपोर्ट रहेगा और ऊपर में लगभग आपको 840 तक के मूव टाटा कंज्यूमर में बनेंगे। तो PVR टाइटन ये दो काउंटर है ही, टाटा कंज्यूमर में यहाँ पे बाइंग बनती हुई नजर आनी चाहिए। टाटा कंज्यूमर में काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग बनती नजर आ रही है। और इस बीच आप देखिए बैंकिंग में जो कुछ दिग्गज हैं वो याद रखिएगा जाग रहे हैं। लेट्स ब्रिंग ICICI बैंक, आपकी स्क्रीन पर जरा ICICI बैंक रखिएगा। एक तो चंदन, जो आपने टाइटन का ट्रेड दिया था दैट वाज नाइस, अच्छा करता हुआ, और कहते हैं ना, दिन के सर्वोच्च स्तरों पर आके टिक गया है, वाकई अच्छा ट्रेड था ये। ICICI बैंक 823 पे। प्रकाश सर, मैंने सुबह भी आपसे डिस्कशन किया था, फिर मैं बैकफुट पे इसलिए आ गया था क्योंकि उस वक्त वो थ्रस्ट नहीं था, बट अब वो थ्रस्ट विजिबल है सर। वो लास्ट 2 कैंडल्स को बाइसेक्ट करने का जो दमखम है ये जुटा रहा है स्टॉक। आपकी राय सर, कैसे अप्रोच करेंगे इस स्टॉक को आप, और कल के लिए अगर कैरी करना हो तो कोई कन्विक्शन है आपका इसमें? अभी हालांकि आपकी मोमेंटम कॉल नहीं है, ये मेरा प्रश्न है। बिल्कुल, मेरे ख्याल से थ्रस्ट सुबह नहीं था, लेकिन वीकनेस नहीं थी, स्ट्रेंथ था। आज भी थ्रस्ट भी मिल गया ICICI बैंक में, ले लेना चाहिए कल के लिए। BTST के तौर पर भी लेके जाएंगे तो भी चलेगा। 817 का स्टॉप लगाना चाहिए। मुझे लगता है पहला टारगेट रहेगा 832, उसके बाद शायद 840 भी जाएंगे 1-2 दिनों में। मुझे ICICI बैंक बहुत ही बढ़िया लगता है। गुड वॉच, वेरी गुड। हाँ, वाकई अगर आप देखें ICICI बैंक अच्छा करता हुआ, और देखिए जो इस कार्यक्रम में हमने ट्रेड लिए, देखिए समित का वो इंडिगो की कॉल बेहतरीन थी, अव्वल दर्जे की थी। एक ट्रेड मैंने डिस्कशन किया था एशियन पेंट्स पे। देखिए कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो कोई भी मार्केट हो, 10 पॉइंट नीचे, 50 पॉइंट नीचे, 60 पॉइंट नीचे, 100 पॉइंट ऊपर, अपने बिहेवियर को इंटैक्ट रखते हैं। लुक एट एशियन पेंट्स। डायरेक्टर साहब, वो एशियन पेंट्स की कितने की कॉल थी? एक सेकेंड, एशियन पेंट्स की वो थी 3450 की कॉल। मेरे को प्लीज 3450 या फिर 3460 की कॉल थी, और प्रीमियम स्क्रीन पे गया था, प्रीमियम स्क्रीन पे गया था 74 का, और ये देखिए 84 पे आ गया। तो ऑप्शन ट्रेड्स में एक से एक अच्छे ट्रेड मिल रहे हैं। ICICI बैंक पे कमेंट किया यहाँ पर। एक लेके आइए आप रिलायंस। निफ्टी की इस स्ट्रेंथ को देखिए, निफ्टी में मेरा एक पॉइंट था, वो था 17383, वो अभी क्रॉस हो गया, दैट्स गुड। लेकिन रिलायंस का बहुत योगदान रहा मानस। मैं इस डिस्कशन को करने से पहले, इनिशिएट करने से पहले, एक्सटेंडेड डिस्क्लेमर स्क्रीन पे रखूंगा, क्योंकि मेरा इंडेक्स में इंटरेस्ट है और आई थिंक उसकी ट्रेजेक्टरी को जानने के लिए मैं रिलायंस को डिस्कस करूँ, ये काफ़ी ज़रूरी है। आपसे अनुरोध है कि प्लीज़ अगर आप रिलायंस पे कोई कॉल दे रहे हैं, निवेश से संबंधित, ट्रेड से संबंधित, फ्यूचर से संबंधित, ऑप्शन से संबंधित, प्लीज़
एक निजी राय जो इस चैनल से हट के हो उसको जरूर लें। लेकिन रिलायंस पे आते हैं। मानस, आपका टेक क्या है रिलायंस पे? 2600 की ट्रेजेक्टरी फर्स्ट इंस्टेंस में आज इसने उस प्राइस को रिजेक्ट कर दिया था, बट फाइनली एक्सेप्ट किया है 2606। आपका व्यू मानस क्या है और कैसे अप्रोच करेंगे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पे? और एक और चीज याद रखिएगा, 30 जून की वो कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल थी, लेकिन उसके बाद ये हैंडल नहीं कर पाया था 1 जुलाई की उस विंडफॉल वाली खबर को। लेकिन आज प्राइस उस कैंडल को चैलेंज करके चला गया। आपका व्यू? देखिए, 2 दिन पहले भी रिलायंस के बारे में बात हुई थी, तभी मैंने मेंशन किया था कि ब्रेकआउट ऑलरेडी आ गया है और अब शायद आपको 2750 तक के भाव देखने को मिलेंगे। एक हर्डल अगर हम डेली चार्ट देखें तो वहां पर आपको करीब 2615 के आसपास और दिखेगा, लेकिन पैटर्न इतना पॉजिटिव है कि पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि 2615 को ब्रेक कर जाएगा और शायद 2675 और उसके बाद 2750 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल अपनी लॉन्ग पोजीशन में बने रहिए और अगर अभी तक पोजीशन नहीं बनाई है तो भी आप रिलायंस में कॉल ऑप्शन में खरीदारी कर सकते हैं। एट द मनी कॉल ऑप्शन देखिए 66 रुपीज का ट्रेड कर रहा है, 2600 का कॉल ऑप्शन, तो वहां पर खरीदारी करिए। 50 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रख के 100 रुपए के टारगेट सेट करिए। जी हाँ, और लीजिए एक लम्हा आने वाला है और वो है निफ्टी इज गोइंग टू स्ट्राइक 17,400 और होने की पूरी उम्मीद है। इंटरडे में अभी लगा नहीं है मेरे ख्याल से, नहीं लग गया, माफ़ कीजिएगा मैं उसका इंतजार कर रहा था। और देखिए इसने क्या किया, इसने आप बाजार की फोर्स को पहचानिए। डॉक्टर साहब वो 2 बजे की शीट है आपके पास क्या, ऑप्शंस की शीट? इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, इसने जनाब इस बाजार में शॉर्ट मत रहिए और शॉर्ट भूल के भी मत रहिए। कॉल राइटर्स थे 2 बजे के, जितने भी 12 से लेकर विदाउट टिकट 2 बजे कॉल राइटर्स चढ़े ना जनाब, समझ लीजिएगा कि वो ट्रैप है। ये किलर रहा ये आखिरी का 1 घंटा उनके लिए। मुझे याद आ रहा है लगभग 50 लाख कॉल तो 17,300 की स्ट्राइक पे जुड़ी थी। डायरेक्टर साहब वो स्लाइड होना तो जरूर दिखाइएगा। 17,300 की स्ट्राइक पे 50 लाख कॉल खड़ी हुई थी। और मैं इसीलिए आपसे रोज बरोज कह रहा हूं कि इस मार्केट को थोड़े बड़े पर्सपेक्टिव में देखिए। और आप देखिए जब हमने 2 बजे इसको चेक किया था ना 17,300 पे ओआई चेंज था 50 लाख का। और लेट्स सी, देखिए ये पूरा का पूरा मैच जो है ना, और ये जो आई थिंक परफॉर्मेंस है जो इंडिसेस की, इसके इर्द गिर्द ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरफ एफआईज बैठे हैं। और उस पुट राइटर पे कन्विक्शन रखिए जो कि 21 लाख की पुट लेके खड़ा है। वी आर ए डे हाई 17,401। शानदार मूव। कन्विक्शन जो होता है कभी कभी पे करता है और वो पे करता हुआ। डाउ फ्यूचर्स दिखाइए एक बार, डाउ फ्यूचर्स क्या कर रहे हैं, और उसके बाद एक बार यूरोपियन मार्केट्स की थोड़ी सी झलक लेंगे और फिर लेते हैं अपनी मोमेंटम कॉल्स को। डाउ फ्यूचर्स याद रखिएगा सुबह कुछ तेज थे और जनाब इस वक्त जो लेवल है वो डाउ जोन्स फ्यूचर्स का है, इट्स 139 पॉइंट प्लस। एक बात मैं और यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ जो कि मैं शायद सुबह एक्सप्लेन करना भूल गया था। यूएस कल गिरा था, 400 पॉइंट गिरा था। डेली चार्ट्स पे आपको 400 पॉइंट का रिट्रेसमेंट नजर आ रहा होगा, लेकिन प्लीज डाउ के चार्ट्स को कन्वर्ट कर दीजिएगा कुछ देर के लिए वीकली पे। लास्ट वीक जो यूएस ने रीगेन किया था वो क्या था, वीकली चार्ट्स पे 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और कल का लो एग्जैक्टली वही था 32,200 डाउ का 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। जब तक उसके ऊपर है कोई थ्रेट नहीं है। थोड़ा दमखम दिखाइए, थोड़ा सा कन्विक्शन दिखाइए। प्रकाश सर क्या कैरी करेंगे कल के लिए मोमेंटम कॉल्स में? कल के लिए मैं सोच रहा हूँ इन्फोसिस ले लूं। इन्फोसिस मुझे अच्छा लगता है इस वक्त आईटी क्षेत्र से। 1550 का 52 का स्टॉप लगा कर चले, पॉसिबल है कि 1600 देख सकते हैं। फर्स्ट टारगेट होगा 1580, फिर 1600। इन्फोसिस बाय कॉल और कैरी करिए कल के लिए 1570 पे। राजेश सतपुते जी बताइए आपका कन्विक्शन कॉल क्या होगा? वीरेंद्र जी देखिए मेरी नजर है एचडीएफसी ट्विंस पे। इन पर्टिकुलरली अगर आप देखें तो एचडीएफसी बैंक ने आज इसका 200 डेज मूविंग एवरेज टेस्ट किया, 1421 के आसपास था। वो टेस्ट करने के बाद यहाँ पे टेक्निकल आप कह सकते हैं कि रिवर्सल फिर से शुरू हुआ, यानी बाउंस शुरू हुआ। ये बाउंस कहां तक जाएगा? तो मेरे हिसाब से एज ए बीटीएसटी अगर आप करते हो तो 1475 टू 1480, तो करंट लेवल से कम 40 रुपए का मूव
HDFC बैंक में आना चाहिए। तो बाय HDFC बैंक आपका स्टॉप लॉस रहेगा 1425 का। ओके, इस बीच याद रखिएगा यहाँ पे HDFC बैंक पे बाय कॉल है, दैट्स गुड आई थिंक। और अदानी पावर के नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आए हैं और मुनाफा करीब 378 करोड़ से बढ़ा है। मेरे पास आई की फिगर है जहाँ पे एक मल्टीफोल्ड जंप है। मुनाफा करीब 278 करोड़ से बढ़कर 4780 करोड़ रुपए वाई बेसिस पे। और जरा प्लीज एक बार आप बॉटम लाइन की फिगर लेके आइएगा। आय करीब करीब 6570 करोड़ से बढ़कर करीब 13723। लेट्स ब्रिंग स्टॉक, एक बार स्टॉक स्क्रीन पे लेके आइए क्या कर रहे हैं इन। आई थिंक बॉटम लाइन में कोई एक्सेप्शनल आइटम होगा, वो कुछ देर में मेरे को शायद रीड करने को मिले, बट ऑन द टॉप लाइन फ्रंट बेहद शानदार नंबर। इससे पहले कि मैं मोमेंटम कॉल्स पे आगे बढ़ूं, जरा प्लीज स्टॉक एक बार स्क्रीन पे लेके आइएगा। इट्स 338 अदानी पावर ट्रेडिंग एट 338 एंड इट्स अबाउट टू क्रॉस इट्स ऑल टाइम हाई। ये अपने करियर का जो प्रीवियस हाई था जिसने एस्टेब्लिश किया था मई में इसी साल, आई मीन CY 22 में, उसको वॉलेट करने की तैयारी करता हुआ। आई थिंक इस प्रकार के नंबर्स के साथ कोई आपको अचंबा नहीं होना चाहिए कि उस लेवल को क्रॉस कर जाएगा। गौरांग, आपको नंबर्स कैसे लगे? यस, इट्स ऑल टाइम हाई नाउ फॉर अदानी पावर। आपका टेक संक्षेप में। बहुत ही बेहतरीन, और मेरे ख्याल से सुधार की उम्मीद और भी रख सकते हैं एज अ डिस्क्लोजर, क्योंकि हम बात कर रहे हैं मेरे ख्याल से ऊर्जा उत्पादन में आपको जिस तरीके से सरकार की नीतियां बदल रही है, इस क्षेत्र को बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए। अदानी पावर आपकी स्क्रीन पे, याद रखिएगा अगर इस लेवल पे क्लोज होता है तो ये अदानी पावर का अब तक के इसके करियर का सबसे सर्वोच्च क्लोज होगा। समित, आपका मोमेंटम कॉल कल के लिए कन्विक्शन ट्रेड। देखिए मिड कैप IT काउंटर रहेगा एम्फेसिस, जो अभी 2320 के आसपास ट्रेड हो रहा है। स्टॉक काफी दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है, बट कहीं ना कहीं इसमें पॉसिबिलिटी है कैचअप मूव है, और जो उसका ब्रेकआउट है वो ब्रेकआउट लेवल है जो लगभग 2340 आपको कल के सेशन में दिख सकता है। तो हम एंटिसिपेट कर रहे हैं इट कैन बी बॉट विद स्टॉप अराउंड 2260, और एक दो दिन के लिए अगर इसका टारगेट पकड़े तो 2420 से लेके 2400 के इसके टारगेट्स हों। एम्फेसिस। अब चलते हैं मानस के पास। मानस, आपका कन्विक्शन ट्रेड। देखिए, जो कन्विक्शन ट्रेड है वो बैंकिंग स्पेस से है। ICICI बैंक खरीदारी करके जाएंगे क्योंकि 3 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद आज हमें चार्ट पे एक ब्रेकआउट देखने को मिल गया है। करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए 814 के स्टॉप लॉस से 845 के टारगेट के लिए। ICICI बैंक E25 पे अभी कुछ देर पहले इस डिस्कशन हो रहा था इस स्टॉक पे, इट्स डूइंग वेल और डे हाई पे आके क्लोज होता हुआ। और चंदन, आप क्या कैरी करेंगे कल के लिए? जी देखिए, यहाँ पे टाइटन अच्छा लग रहा है, इन्फोसिस अच्छा लग रहा है, बट इन स्टॉक्स की ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, तो मैं वापस एक IT में मिड कैप स्टॉक की तरफ फोकस करूंगा, वो रहेगा टाटा एलेक्सी। पिछले 2 वीक पहले यहाँ पे एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट दिया था, 3-4 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ यहाँ पे अपटिक बने, तो मैं टाटा एलेक्सी को फोकस करूंगा। ओवरऑल यहाँ पे लग रहा है कि मोमेंटम बरकरार रहेगा। 8650 के आसपास के सपोर्ट रहेंगे, ऊपर में 9100 के टारगेट के लिए। टाटा एलेक्सी, अभी 2-3 लोग इस कार्यक्रम में और इस पैनल में ऐसे हैं जो कि सोचते एक समान है, एक स्वरूप है। टाटा एलेक्सी की अगर आप देखें, एक ऐसी कहानी है कि पूछे मत। गौरांग, आशीष चतुर्मोता और चंदन तापड़िया, ये इन लोगों का एक बहुत ही अगर आप देखें कन्विक्शन का कॉल है। जब सुबह भारत डायनेमिक्स भाग चुका था तो आशीष से पूछा गया, भाई जनाब अब क्या, तो उन्होंने आंख मूंद के बोल दिया टाटा एलेक्सी ले लो। एंड लुक एट द टाटा एलेक्सी, इट्स 8835 डे हाई पर। और एक और चीज याद रखिएगा, टाटा एलेक्सी की आज की कैंडल अपने आप में एक बहुत कॉन्फिडेंस जाहिर करती है, और जाहिर ये करती है, देखिए कमजोर तो ये चार्ट कभी था ही नहीं, लेकिन ये जाहिर करती है कि मैं बहुत जल्दबाजी में शायद अपने ऑल टाइम हाई को ग्रिप करने की कोशिश करूं। इसका ऑल टाइम हाई परसिस्ट करता है 9386 पर, लेकिन जिस कभी कभी अगर आप देखें जो आपकी लोअर लेवल्स की कैंडल्स होती हैं वो रिफ्लेक्ट करती हैं कॉन्फिडेंस कि ये उस प्राइस जोन को कैसे चेज करने जाएगा। याद रखिएगा पिछले 20 सेशन का सबसे स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम खड़ा है इस कैंडल के पीछे, इट्स 8825। टाइटन चंदन आपका बहुत शानदार रहा, स्टिल फ्लोटिंग एट डे हाई, दिन के सर्वोच्च तौर पे आके ट्रेड करता हुआ। एक बार आप SBI लेके आइए। आज SBI पे मेरा बहुत कन्विक्शन था, हालांकि वो गलत गया, आज ये स्टॉक डिलीवर नहीं कर पाया, बट स्टिल आई थिंक क्लोजिंग बहुत अच्छी है और इसके अभी नंबर ड्यू है। शनिवार को इसके नंबर हैं
मानस, एसबीआई पे आपका टेक, ऑल दो ये आज रेस्ट लेके गया है, बट आपका व्यू क्या है एसबीआई पे इस वक्त? देखिए, व्यू तो बहुत पॉजिटिव है और जितने भी पीएसयू बैंक्स हैं उन सब पे व्यू पॉजिटिव है। बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात कर लीजिए, आज कंसोलिडेशन का दिन था, लेकिन जो अंडरटोन है वो बहुत बुलिश बना हुआ है। अभी भी आप खरीदारी कर सकते हैं या अपनी लॉन्ग पोजीशन में बने रह सकते हैं। 529 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। अभी भी मैं उम्मीद करूंगा कि 560, 565 तक के स्तर आपको 1 से 2 दिनों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में देखने को मिल जाएंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आप देखें तो ऊपर के लेवल्स मिल जाएंगे देखने को। एक बार एक्टर साहब यूरोपियन मार्केट्स लेके आइएगा, मैं मिस कर गया था वहां पे, जब डाउ जोन्स फ्यूचर्स को दिख रहा था तो यूरोपियन मार्केट्स को मिस कर गया था। दो चीजें हमारे हक में है, याद रखिएगा। एक तो ये ताइवान इशू को हमने थोड़ा सा अच्छी तरीके से हमने उस पर रिएक्ट किया, दैट्स गुड। यूएस पे टर्बुलेंस थी, लेकिन आपने, अगर आप नीरज जी की सुबह एक बहुत ही डिसेंट नपी तुली कमेंट्री को सुना होगा तो यूएस मार्केट कल ताइवान इशू पे नहीं गिरे थे, याद रखिएगा। खुद अगर आप देखें तो वहां पे ब्याज दरों को लेकर पॉसिबल, अगर आप देखें जो हो सकता है भविष्य में, जिस प्रकार के अगर आप देखें रेट हाइक हो सकते हैं वहां पे, उसको लेकर जो टिप्पणियां थी उस पे यूएस मार्केट ने ज्यादा रिएक्ट किया था बजाय के इस खबर पे, ताइवान वाले इश्यूज पे। आप देखिए आपकी स्क्रीन पे कैक, रैक्स, फुत्सी सब काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेड करते हुए, कोई दिक्कत की बात यहां नहीं है। और जरा आज के आप सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स लेके आइए, जिन स्टॉक्स ने सबसे स्ट्रांगली बिहेव किया। देखिए उसमें आईटी था, परसिस्टेंट, बिरला सॉफ्ट, टेक महिंद्रा, एल&टी, इन्फोटेक, माइंडट्री, कोफोर्ज, एम्फेसिस एंड इन्फोसिस, सब ने अगर आप देखें डिलीवर किया। अच्छा, निफ्टी आईटी की आज प्रॉपर्टी क्या रही? एट 29433, ये इस दौर के हाईएस्ट क्लस्टर पे, यानी पोस्ट जून 2022 के बाद ये अपनी सारी की सारी ट्रेजेक्टरीज के ऊपर क्लोज हुआ है। और आज की कैंडल, कल की कैंडल यानी और परसों की कैंडल, यानी सोम, मंगल, बुध और शुक्र की कैंडल, मैं अगर इन 4 कैंडल्स को जोड़ दूं और बीते 3 यानी लास्ट वीक की 3 कैंडल्स और लूं तो इट्स ए टिपिकल फ्लैग जिस पर शायद निफ्टी आईटी इस वक्त रिएक्ट कर रहा है। इसका 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस्ड है 3034 पे। माना से ये पॉसिबली लास्ट कमेंट होगा आपकी तरफ से। जिस तरीके से आज पहली बार 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ने जाके 50 को टेस्ट किया, छुआ, 1020 का पॉजिटिव क्रॉसओवर पहले ही काफी था। आपको लग रहा है कि एटलीस्ट 30,000 का पोटेंशियल निफ्टी आईटी रखता है अब यहां से करीब 550 पॉइंट के स्विंग का पोटेंशियल? फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट भी देखने को मिला है और निफ्टी आईटी इंडेक्स 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो लॉजिकली तो अभी 100 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट करेगा जो कि 30,000 के आसपास है। और अगर आप वीकली चार्ट देखेंगे तो वहां पे कॉन्फिडेंस ज्यादा आता है, ऐसा लगता है कि शायद ये स्टॉक इंडेक्स पे पोटेंशियल है अपने 200 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट करने का भी, जो कि 31,000 के आसपास है। तो आई थिंक 1 से 2 महीने के लिए तो आपको जो व्यू है वो पॉजिटिव ही निफ्टी आईटी इंडेक्स में रखना पड़ेगा। जी हाँ, निफ्टी आईटी पे अगर आप देखें तो जो पैटर्न है, जो प्राइस बिहेवियर है, और मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पर आज का ओआई बिहेवियर मैं आपको कुछ देर में समझाऊंगा। और आशीष जी आने वाले हैं थोड़ी देर में, एकदम तरोताज़ा आएंगे आशीष जी, आपको समझाएंगे क्लोजिंग कैसी हो रही है। लेकिन एक बार आप जरा आज सेटअप देखिए कैसा रहा सेटअप क्लोजिंग के वक्त। सुबह हमारा जो लॉन्ग्स थी उनका अभाव था, सुबह लॉन्ग बिल्डअप नहीं था बाजार में, फ्रेश लॉन्ग बहुत कम था, सुबह शॉर्टिंग काफी हो रही थी। 54 अभी भी अगर आप देखें तो लॉन्ग है, बट स्ट्रॉन्ग लॉन्ग है। कहां पर? आईटी में, निपन, अतुल, परसिस्टेंट, बिरला सॉफ्ट, टेक महिंद्रा। शॉर्ट कवर कहां पे हुआ? चोला पे, जो कि मेरे ख्याल से ये अपने करियर के हाईएस्ट लेवल पे क्लोज होगा। अदानी एंटरप्राइजेस, बर्जर पेंट्स, क्रूड पर रिएक्ट करता हुआ 9950 की ट्रेजेक्टरी में ब्रेंट क्रूड। और याद रखिएगा शॉर्ट कवर आज निफ्टी में भी हुआ, स्पेशली जो इंट्राडे अगर आप देखें फ्लोट हुए थे शॉर्ट्स, वो आज शाम को क्लोज होते नजर आए, कवर होते हुए। इंडस टावर्स, चीनी सीमेंट्स पे पोस्ट रिजल्ट्स रिएक्शन काफी अच्छा नहीं रहा, नतीजे थे भी कमजोर, याद रखिएगा मार्केट की एक्सपेक्टेशन से। भारत फौज, वोडाफोन आइडिया बैकफुट पे रहे। कॉनकॉर, मैक्स फाइनेंशियल्स, वोल्टास, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर और टाटा मोटर्स, ये काउंटर्स जो थे वो आज थोड़ा सा आप देखें शॉर्ट बिल्डअप देखे गए। आज एक बार जरा मार्केट के बिहेवियर पे आते हैं ऑन द ओआई साइड, ऑन स्टॉक फ्यूचर्स। सबसे ज्यादा लॉन्ग बिल्डअप किसी स्पेस में हुआ है तो याद रखिए, देखिए इंडेक्स जो है ना, निफ्टी और निफ्टी बैंक अपनी तरफ ओआई लेकर गया है, यानी लॉन्ग ओपन इंटरेस्ट लेके गया है
और निफ्टी में आज शॉर्ट स्क्यूज हुआ है, यानी शॉर्ट जो है वो कवर हुआ है। जिसने भी कोशिश करी लास्ट 2 दिन को के बिहेवियर को देखकर कि जनाब इसे शॉर्ट करिए, ये नहीं निकलेगा ऊपर, आई थिंक वो ट्रैप हुए हैं। और सबसे ज़्यादा जानते कौन ट्रैप हुआ है? सबसे ज़्यादा ट्रैप हुए हैं आज सुबह के कॉल राइटर्स। 17,300 पे 400 पे जो भी प्लेस थे एंड और ह्यूज कॉल राइटिंग हुई थी, सब के सब ट्रैप हुए आपकी स्क्रीन पर डे हाई पे। और 38,000 अगर आप देखें ऑलमोस्ट निफ्टी बैंक स्ट्राइक करता हुआ। तो आज जनाब अगर इंडिसेस की बात देखें तो आईटी स्पेस में सबसे स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिरला सॉफ्ट 8.3, इंटेलेक्ट माफ कीजिएगा, बिरला सॉफ्ट 8.3, कोफोर्ज 6.1, एम्फेसिस 4.6 और साथ ही साथ पर्सिस्टेंट सिस्टम मिड कैप आईटी में आप देखें आज नहीं, इनफैक्ट पिछले 4-5 दिन से काफी स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिला। तो हम एक अच्छी क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हुए और 17,397 निफ्टी आईटी लगभग 401 अंकों पर, बैंक निफ्टी मात्र 17 अंक नीचे 38,008 पे और मिड कैप इंडेक्स याद रखिएगा आज थोड़े लॉसेस रहे, लेकिन जो फ्रंट लाइन स्टॉक्स थे वहां पे एक सब्सटेंशियल रिकवरी थी। मिड कैप इंडेक्स आज 202 अंक नीचे बंद होने की तैयारी करता हुआ। टॉप गेनर्स नैम, अतुल, परसिस्टेंट, बिरला सॉफ्ट, टेक महिंद्रा, एल&टी इन्फोटेक, माइंडट्री, इंडियन होटल्स। और याद रखिएगा इंडियन होटल्स सुबह हमारा एक डेडिकेटेड डिस्कशन इस स्टॉक पे हुआ था, मैं यहाँ पे जिक्र इसका इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इंडियन होटल्स आज 274.40 पे अपने करियर के हाईएस्ट लेवल पे क्लोज होगा। इस क्लोजिंग को बारीकी से समझने के लिए चलते हैं आशीष के पास। आशीष, ओवर टू यू। ठीक है, आज उन्होंने कुछ ज्यादा नहीं बोला, सिर्फ ओवर टू यू बोला। 1/3% के उछाल के साथ कामकाज। अच्छा, मैं जाऊं फाइनल क्लोजिंग की तरफ, उससे पहले यूएस के फ्यूचर सारे 1/3% मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो मूड माहौल बढ़िया है, पर अभी भी वो जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स बने हुए हैं, ये ध्यान रखिएगा। हमें जरा वॉच आउट करना पड़ेगा। नैन्सी पेलोसी अभी तो वहां पे है ताइवान में। कल से चाइना ने अनाउंस करा है भाई कि वो मिलिट्री एक्सरसाइजेस की शुरुआत कर रहा है। वो फेरी में जो आइलैंड है उसके आसपास अपनी जगह पे कल से मिलिट्री ड्रिल्स की शुरुआत कर रहा है। तो टेंशन एस्केलेट होना है अभी। अब देखते हैं कैसा वो सिर्फ डिप्लोमेटिक तू मैं रहने वाला है या थोड़ा सा इंटेंस होगा, ये देखने वाली बात। तो वो थोड़ा सा अभी जियोपॉलिटिकल रिस्क का तड़का बना हुआ है। ओवरनाइट ये सब बहुत क्लोजली हम लोग वॉच आउट करेंगे। लेकिन खैर इस समय इक्विटीज तो घबराए हुए नहीं है। 1/3% निफ्टी मजबूती के साथ 17,400 के आसपास की ट्रेजेक्टरी पर बंद होता हुआ नजर आएगा एक्सपायरी से ठीक एक दिन पहले। एक बार जरा इंट्राडे चार्ट दिखाइएगा। अच्छा पहले अच्छा रुक जाइए। निफ्टी आईटी 1.5% आज सुबह से सबसे बढ़िया मोमेंटम निफ्टी आईटी ने पकड़ा, 400 पॉइंट मजबूती। और इस मजबूती को निफ्टी आईटी की स्ट्रेंथ को हमने बहुत बढ़िया तरीके से सुबह से बनाया। सतपुते साहब ने आज इसकी कॉन्ट्राबेट रखी थी सामने और तब से धड़ाधड़ पिक्स आते चले गए और पूरे दिन के दौरान आईटी की तेजी को बढ़िया तरीके से एंजॉय किया हमने। निफ्टी बैंक लोज से बढ़िया रिकवरी दिखा के फाइनली एक फ्लैट क्लोज 38,000 के आसपास के जोन्स पर इस समय आपको आपकी स्क्रीन पर टिक्स आते हुए नजर आएंगे। मिड कैप्स 3/4%। अच्छा, इंडेक्सेस तो लोअर लेवल से रिकवर, पर ब्रॉडर मार्केट्स में मिड कैप्स 3/4% का दबाव। स्मॉल कैप्स प्लीज स्क्रीन पर रखिएगा, वीक 0.5% और ब्रेथ आपकी स्क्रीन पर आएगी ये रही। 1:2 का रेशियो डिक्लाइंस के फेवर में, यानी कि जितने शेयर आज ट्रेड हुए इवेंचुअली हुआ क्या, 2/3 लाल निशान में बंद होते हुए नजर आए। शुरुआत हुई थी 2/3 हरे से, बंद होते होते तस्वीर थोड़ी सी पलट गई। क्विकली 50 स्टॉक्स दिखा दीजिए, उसके बाद आते हैं अपन लोग क्लोजिंग पे। 393 पे है। एक बार इंट्राडे चार्ट दिखाएंगे तो समझ में आ जाएगा एडजस्टेड क्लोज किसके आसपास आ रहा है। आखिरी आधे घंटे के मूड को एडजस्टेड क्लोज कैप्चर करेगी। खैर, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, टीसीएस, ये सारे ट्रेड्स टेक महिंद्रा और टीसीएस से तो खासतौर पर हम लोग ने राइड भी किए, बढ़िया मूव बना। एक और हैवीवेट रिलायंस इंडस्ट्रीज 2600 के ऊपर शुरुआती टिक्स थे, इवेंचुअली 2600 के ऊपर ही ऑलमोस्ट 1% मजबूती के साथ बंद हुआ। आईसीआईसीआई बैंक, कोई एचडीएफसी लिमिटेड, कोई भारती, ये वो पॉकेट्स थी। कार एक तरफ रिलायंस, दूसरी तरफ आईटी मेजर्स, जोड़ दीजिए उसमें आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड जैसे हैवीवेट्स, इनके मदद के चलते हमने देखा फाइनली इन ग्रीन क्लोज होता हुआ निफ्टी नजर आया। दबाव कहां पे था? कोटक आज सुबह से, वैसे शुरुआती टिक्स में कोटक वन ऑफ द टॉप लूजर्स थे, उनमें नाम दर्ज करा है इसने और फाइनली क्लोज भी वैसे ही होता हुआ नजर आ रहा है। पर मारुति, टाटा मोटर्स, ये कुछ ऑटो स्टॉक्स अच्छे मूव्स के बाद आज वो, मेरे ख्याल से इसमें थोड़ा सा कंसर्न, एक चीज तो चाइना ने अनाउंस करी दी है कि सैंड नहीं देंगे ताइवान, चिप इन मैन्युफैक्चर
चिप के इशू के चलते पहले ऑटो स्पेस करेक्ट हुआ था और फिर से चिप के इशू के चलते आई एम श्योर थोड़ा सा ओवरहैंग बन रहा है, इसीलिए आपने देखा इन स्टॉक्स में दबाव। बाकी की स्क्रीन आपके सामने। आईटीसी फिर 2.5% का दबाव, HUL कमजोर, लेकिन हाँ लोअर लेवल से कुछ रिकवरी के साथ कई सारे FMCG स्टॉक्स बंद जरूर हुए। लाइए फिर से क्विकली इंडेक्स और फिर वीरू के पास जाया जाए। 17,388, 1/4% का उछाल। निफ्टी बैंक फ्लैट, IT 1.25% के आसपास का उछाल। सीधा सौदा के रिटर्न्स भी दिखा दीजिए। रिटर्न्स नहीं, आज जो 20 स्टॉक्स हाईलाइट कर गए थे कौन से बेहतर परफॉर्म करके गए वो स्क्रीन पर आ जाएगा। सुबेक्स 20% ऊपर, खैर इसका बड़ा टाइप है, उस पार्टनरशिप है, उसका फायदा। नवनीत एजुकेशन की मैनेजमेंट हमने बात भी करी, 10% ऊपर, नंबर्स अच्छे थे। ब्रिगेड नंबर्स के दम पर और E-क्लास वो बोर्ड मीट आनी है बोनस पे ट्यूसडे को, आप उसके चलते। गति अच्छे नंबर्स से 7.5% उछाल और बाकी खराब नंबर्स और इश्यूज के चलते जो रेड मेंशन करे गए थे। ग्रेविटा और सीमेंस खराब नंबर्स। HOEC ये कच्चे तेल का इंपैक्ट, वो जो सेस वापस बढ़ा दिया गया, ये उसका खामियाजा है। और खैर आज क्रूड फोकस में भी है, कुछ देर बाद ओपेक प्लस क्या फैसला लेता है सितंबर आउटपुट का हमारे सामने आ जाएगा। वीरू क्विकली वायदा बाजार का स्कैन रन कर दीजिए। जय आशीष, वायदा बाजार में अगर आप देखें ठीक ठाक रुझान रहा, स्पेशली अगर आप देखें अंतिम दौर तक आते आते ठीक ठाक अगर आप देखें हालात थे। हालांकि लॉन्ग्स का अभाव था, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक फ्यूचर्स जिन्होंने अगर आप देखें कमान संभाली, उसमें एक था ICICI बैंक जिसने कमान संभाली, उसके चलते बैंक निफ्टी में एक सब्सटेंशियल रिकवरी थी। एक्सिस बैंक, इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप हुआ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आखिरी में रिकवरी थी। और एक रिलायंस ऐसा स्टॉक था जिसने 2600 अपने कॉल राइटर के कन्विक्शन जोन को ट्रैप किया। आशीष, 2 से लेकर 3 बजे के बीच में आज कॉल राइटर्स ट्रैप हुए हैं, स्पेशली 17,300 के, 17,400 के। और एक और चीज़ रिलायंस के बारे में एक बात कहनी आशीष, जिस दिन आप और मैं वो कार्यक्रम कर रहे थे, वो विनफॉल वाली खबर आई थी और जब स्टॉक सिंक हुआ था उससे ठीक एक दिन पहले इसने एक कैंडल क्रिएट की थी 30 जून को, जिसका हाई था करीब 2611। आज इसने उस हाई को इंटरडे में मैच कर लिया। सो कल का एक बड़ा इंटरेस्टिंग सेशन रिलायंस सेटअप करके जा रहा है। आशीष बढ़िया, चलिए अब आज ओवरनाइट क्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, ताइवान चाइना रिलेटेड डेवलपमेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट होंगे और देखते हैं किस तरह की ग्लोबल मार्केट्स की ओवरनाइट चाल रहती है। उसके बाद कल सुबह फिर से मिलेंगे आपसे 8 बजे वीरू की कमेंट्री, 7 बजे से कंटिन्यूस प्रोग्रामिंग इक्विटीज को लेकर। लेकिन यहाँ पे इस कार्यक्रम को, कमाई के अड्डे को यहीं समेटते हैं। मुझे और वीरू को दीजिए इजाजत, नमस्कार। और ब्रेक के उस पार कमोडिटी का कवरेज, कमोडिटी राउंड अप।